इस कहानी के नायक की जिंदगी में बस एक ही ख्वाहिश थी, मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपनी पूरी जिंदगी भी प्रशिक्षण में लगा दे तो भी वह अपने सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचना उसकी किस्मत में नहीं था। फिर भी अपनी गहरी हताशा के कारण उसने हार नहीं मानी। उसने एक प्राचीन कथा का पीछा करने का फैसला किया जो बहुत पहले की है, एक दिव्य अजगर के बारे में जो एक सुनहरे फल की रखवाली करता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी इसे खा लेता है उसे अमरता प्रदान करता है। एक भयंकर युद्ध के बाद, दिव्य ड्रैगन संरक्षक के खिलाफ एक घातक युद्ध के बाद, वह अंततः उस पवित्र स्थान पर पहुंच गया जहां पौराणिक फल उगने की बात कही जाती थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, पौराणिक कथा का वह सुनहरा फल असली था। उसकी दीप्तिमान सुनहरी रोशनी ने आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया, जिससे एक रहस्यमय दिव्य आभा फैल रही थी। लंबी लड़ाई से थककर वह मारे गए दिव्य ड्रैगन के शव के ऊपर बैठ गया। उसकी आंखें चमकते फल पर टिकी थी। सांस लेने के बाद वह धीरे से खड़ा हुआ और पेड़ के पास पहुंचा। उसके सीने में आत्मविश्वास भर गया। इस फल के साथ उसे विश्वास हो गया, वह आखिरकार मार्शल आर्ट के उस शिखर पर पहुंच सका जिसका उसने जीवन भर सपना देखा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सुनहरा फल तोड़ा और उसे खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसे निगला, उसके शरीर में एक अजीब और शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी नसें धड़कने लगी, उसका खून खौल उठा और उसका पूरा शरीर मानो दैवीय शक्ति से पुनर्जीवित हो गया हो, कांप उठा। तब पता चला कि इस आदमी का नाम गिलस एल ड्रैगन था, जिसे पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। लेकिन दशकों बाद गिल ड्रैगन बूढ़ा हो गया था। अब वह अपने बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटे हुए थे। उनके बच्चे और नाती पोते उनसे घिरे हुए थे। वे फुसफुसा रहे थे कि उनका समय निकट है और उन्हें स्वीकार करना होगा कि वह जल्द ही इस दुनिया से चले जाएंगे। उनके सबसे बड़े बेटे गिलियम ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ रखा था। लर्गॉन परिवार के वर्तमान मुखिया गिलस ने अपने बेटे से कहा कि वह उनके चेहरों पर उदासी नहीं देखना चाहता, क्योंकि उनका समय आ गया है। गिलियम ने कांपते हुए अपनी आवाज में कहा कि उनकी मां के निधन के बाद से ही माहौल उदास हो गया था और अब यह और भी अकेलापन भरा होगा उनके पिता के चले जाने के बाद। लेकिन गिलस ने उसे धीरे से याद दिलाया कि कमजोरी को खुद पर हावी न होने दे, दुख में न डूब जाए। फिर जब कमरे में सन्नाटा छा गया तो गिलस को उस सुनहरे फल की याद आई। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि शायद प्राचीन दुनिया के मिथकों पर कोई भी सचमुच विश्वास नहीं कर पाएगा। फिर भी वह खुद को भाग्यशाली मानता था, क्योंकि वह इतना लंबा जीवन जी पाया था कि उसका अपना परिवार हो। उसने अपने प्रियजनों से कहा कि उसने एक लंबा और संपूर्ण जीवन जिया है और उसे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था यह झूठ था। अब भी वह अपने सपने को छोड़ नहीं पा रहा था। काश उसके पास और समय होता तो वह मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करता, वह सपना जो उसे जीवन भर अधूरा छोड़ गया था। और इसलिए अपने अंतिम क्षणों में उसने अपनी आखिरी सांस तक उस इच्छा को थामे रखा। हालांकि एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ पर गिलस ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। उलझन में वह सोच रहा था कि क्या वह बस सो गया था। सब कुछ अजीब लग रहा था। उसका कमरा अलग था, उसका शरीर हल्का और आसपास का वातावरण अपरिचित लग रहा था। जब उसने आखिरकार अपने हाथों को देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ये मेरे हाथ नहीं हैं, क्या मैं कोई बच्चा हूं? उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह एक अजीबोगरीब स्थिति में है। लेकिन एक 10 सितारा मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उसने सोचा कि कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है बिना उसकी जानकारी के। तभी उसके मन में एक विचार कौन था, दिव्य अजगर और सुनहरा फल। आखिरकार उसे समझ आ गया, फल का प्रभाव अमरता नहीं बल्कि पुनर्जन्म था। हालांकि अप्रत्याशित था, लेकिन इस एहसास ने उसे खुशी से भर दिया। उसे एक और वरदान मिल गया था, एक मौका, एक दूसरा जीवन, उस शिखर तक पहुंचने का जिसे वह पहले हासिल नहीं कर पाया था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह कमरे में अकेला नहीं था। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह लारागॉन मनोर के उपभवन के अंदर था। किसी तरह उसका उसी परिवार में पुनर्जन्म हुआ था। फिर उसने देखा कि कमरा अन्य शिशुओं से भरा हुआ था। जैसे ही वह सोच रहा था
कि यहाँ इतने सारे बच्चे क्यों हैं। नौकरानियों का एक समूह शिशु की बोतलें लेकर अंदर आया, लेकिन अजीब बात यह थी कि दूध की बजाय उनके हाथ में एक लाल तरल पदार्थ था। गिलिफस देखता रहा कि नौकरानियों ने लाल रंग का पदार्थ बोतलों में डाला। उसने सोचा कि वे बच्चों को दूध पिलाने वाली हैं, लेकिन अचानक एक नौकरानी ने एक भूत को उठाया। उन्होंने बोतल भूत के मुंह में ठूस दी। कुछ ही क्षणों बाद भूत जोर जोर से कांपने लगा। उसके शरीर से एक लाल रोशनी फूटी और फिर वह खून की बौछार में बदल गई जो पूरे कमरे में फैल गई। गिलस सदमे से स्तब्ध रह गया। उसके मन में भय और भ्रम की स्थिति भर गई। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? एक नौकरानी ने शांति से कहा कि यह मिश्रण, अगर वे पानी की सही मात्रा समायोजित कर ले तो वे सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही उन्होंने दूसरे शिशुओं को लाल तरल पिलाना शुरू किया, एक और नौकरानी ने गिलस को खुद उठा लिया। उसने बोतल की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि वह दूध नहीं है। उसमें से निकलने वाली ऊर्जा भयानक रूप से प्रबल थी। वह समझ गया कि वह तरल ड्रैगन का खून था और एक नवजात शिशु के नाजुक शरीर के लिए बहुत खतरनाक था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नौकरानी ने बोतल उसके मुंह में ठूस दी। सहज रूप से, किसी भी शिशु की तरह उसने पीना शुरू कर दिया। तुरंत अपार शक्ति उसकी रगों में उमड़ आया। उसका छोटा सा शरीर दर्द से कांप उठा, लेकिन गिलस ने इसे पहचान लिया। उसके अंदर प्राचीन ड्रैगन का खून दौड़ रहा था। उसने सोचा, यह खतरनाक है, लेकिन शायद यह एक मौका भी है। पहले तो उसने रुकने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर वह इस शक्ति को अवशोषित कर ले तो वह अपने पूर्व रूप से भी आगे निकल सकता है। वह अंततः मार्शल आर्ट के असली शिखर तक पहुंच सकता है। दृढ़ निश्चय के साथ वह ड्रैगन का खून पीता रहा। उसकी नसें फूल गईं, उसका शरीर पीड़ा से ऐंठ रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अड़िग थी। मुझे कम मत आंको, उसने सोचा। मैं गिलफस एल्रागन हूं। उसने मन ही मन इन शब्दों को मंत्र की तरह दोहराया। दर्द सहता रहा जब तक कि चमत्कारिक रूप से उस पर काबू नहीं पा लिया। नौकरानी अविश्वास से उसे देखती रही क्योंकि वह पीता रहा और उस मौत की सजा से बच गया जो उसे मिलनी चाहिए थी। उसके छोटे से शरीर के भीतर दो विशाल ड्रैगन ऊर्जाएं आपस में हिंसक रूप से टकरा रही थी, प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रही थी। जब आखिरकार एक ने दूसरे को परास्त कर दिया तो गिलफस को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने इतनी आसानी से शक्ति को अवशोषित कर लिया। जब दोनों ड्रैगन शक्तियां अंततः उसके भीतर विलीन हो गई तो उसे एहसास हुआ कि यही सही मौका है। आखिरी बूंद खत्म करने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उस भारी दर्द से बच गया है। उसका शरीर फटा नहीं था, बल्कि उसने खुद को ढाल लिया था। उसने देखा कि कुछ और शिशु भी बच गए थे, जिससे वह मन ही मन मुस्कुराया। इसलिए उसने सोचा, एक नवजात शिशु की जीवित रहने की प्रवृत्ति को कभी कम मत आंको। लेकिन जैसा कि एक शिशु के शरीर से अपेक्षित होता है, जल्द ही उस पर थकान हावी हो गई। उसकी पलकें भारी हो गईं और उसके बावजूद विजय के बाद पुनर्जन्म लेने वाला सबसे शक्तिशाली मानव गिलफोसेल ड्रैगन धीरे धीरे नींद में डूब गया। 7 साल बाद अब वह गहन शारीरिक प्रशिक्षण ले रहा था। एक हाथ से पुशअप्स करते समय उसके पैरों पर एक विशाल शिलाखंड संतुलित था। जब वह अंततः 1000वीं गिनती पर पहुंचा तो उसने उस शिलाखंड को ऊपर की ओर लात मारी, और जब वह उसकी पीठ पर गिरा तो गिलफस को अपने शरीर में अब मौजूद शक्ति पर विश्वास नहीं हुआ। गिलस लर्गॉन कबीले का पूर्व मुखिया अब एक नए नाम ज़ेके लर्गॉन के नाम से रहने लगा। ज़ेके ने सोचा कि उसने इतनी कम उम्र में इतनी शारीरिक शक्ति कैसे हासिल कर ली। उसे एहसास हुआ कि यह सब उसकी रगों में बहते प्राचीन ड्रैगन रक्त की बदौलत था। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में हर प्राणी के पास शक्ति का एक स्रोत होता है, लेकिन शिशुओं को जो प्राचीन ड्रैगन रक्त दिया गया था उसमें उस शक्ति की अपार मात्रा थी। जो लोग इसे पीकर बच गए उनका शरीर सामान्य मनुष्यों से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। अपने भीतर शक्ति के दिव्य ड्रैगन स्रोत के साथ ज़ेके जानता था कि वह अपने पिछले जन्म में उसी उम्र में पहुंची सीमाओं को पहले ही पार कर चुका था, और चूंकि वह अकेला शिशु था जिसने प्राचीन ड्रैगन के खून की एक पूरी बोतल पी ली थी, इसलिए उसके शरीर में एक जबरदस्त बदलाव आया जिसकी उसने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। अपनी प्रगति के बावजूद उसे सबसे ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि वह सिर्फ एक सितारा ही रह गया। उसने अथक प्रशिक्षण लिया था और उम्मीद थी कि अब तक कम से कम 4 सितारों तक पहुंच जाएगा,
सितारा किसी की मूल शक्ति का माप होता था। इस दुनिया में मानव शरीर के बारे में कहा जाता था कि एक ब्रह्मांड जैसा। उस आंतरिक ब्रह्मांड में जितने ज्यादा तारे तैरते थे वे उतने ही मजबूत होते जाते थे। हालांकि जैसे जैसे तारों की संख्या बढ़ती गई अगले स्तर तक पहुंचने की कठिनाई भी बढ़ती गई। गिल्फस लर्गॉन के रूप में अपने पिछले जन्म में जेके ने अकल्पनीय 10 तारे हासिल कर लिए थे। वह दुनिया का एकमात्र व्यक्ति था जिसने इस स्तर तक पहुंच बनाई। समय सचमुच तेजी से बीतता है, जेके बुदबुदाया। वह अब 7 साल का हो गया था। हमें पता चला कि वह वर्तमान लर्गॉन परिवार के मुखिया की नाजायज संतान था। उसकी मां का देहांत तब हुआ था जब वह अभी शिशु ही था और आज तक उसने अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखा था, जिसे वह बेहद गैर जिम्मेदाराना मानता था। उसे सबसे ज्यादा धक्का इस बात का एहसास था कि उसके पुनर्जन्म को 1000 साल बीत चुके थे। उसे लगता था कि पुनर्जन्म अपने आप में अविश्वसनीय है, लेकिन 1000 साल बाद दुनिया बदल गई थी। यह सचमुच योग्यतम की उत्तरजीविता का योग बन गया था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण शिशुओं को रक्त पिलाने की प्रथा थी। प्राचीन ड्रैगन, जिसके बाद ड्रैगन परीक्षण नामक एक अनुष्ठान होता था। केवल वे ही जो ड्रैगन रक्त पीने और ड्रैगन परीक्षण दोनों में जीवित बचे थे, उन्हें ही लर्गॉन योद्धाओं के रूप में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य माना जाता था। स्वाभाविक रूप से जेके उनमें से एक होना चाहिए था। फिर भी जब भी वह अपनी देखभाल के लिए नियुक्त नौकर से पूछता कि उसे प्रशिक्षित करने के लिए अब तक कोई प्रशिक्षक क्यों नहीं भेजा गया, तो नौकर केवल यही कहता कि उसे ऐसे सवालों के जवाब देने की अनुमति नहीं है। 7 साल का होने के बाद भी जेके को कभी कोई शिक्षा नहीं मिली। क्या यह सही नहीं है? अजीब, जेके ने जोर से सोचा। ड्रैगन ट्रायल से बचने वाले हर बच्चे को युद्ध प्रशिक्षण शुरू करना था। उसे छोड़कर सभी को। दिन ब दिन वह अकेला रहता था और उसके साथ सिर्फ एक नौकर रहता था। जब उसने नौकर से इस बारे में पूछा तो नौकर ने बस यही पूछा कि इस व्यवस्था में क्या गड़बड़ है। जेके ने आह भरी और कहा कि फिलहाल उसके शरीर को युद्ध प्रशिक्षण से ज्यादा जरूरी बनाना है। खैर, अगर वह चाहे तो खुद को सिखा सकता है। वह अपने पिछले जन्म में एक 10 सितारा योद्धा रह चुका था। जेके ने फिर अनुरोध किया, बाकी बचे बच्चों के बारे में या मुख्य परिवार के बारे में ऐसी कोई भी जानकारी जो उसकी मदद कर सके। लेकिन एक बार फिर नौकरानी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे ऐसी जानकारी देने की अनुमति नहीं है। जेके के चेहरे पर निराशा छा गई। क्या तुम हमेशा मुझे जवाब देने से इनकार करोगी? उसने तीखे स्वर में पूछा। नौकरानी दृढ़ रही और उसने दोहराया कि वह ऐसे मामलों में बात नहीं कर सकती। क्या यह क्रूरता नहीं है? जेके ने कड़वाहट से पूछा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार? लेकिन नौकरानी ने समझाया कि वह तो बस आदेशों का पालन कर रही थी। उसका कर्तव्य जेके की रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखना और कुछ नहीं। नौकरानी, जो 3 सितारा स्तर की प्रैक्टिसर थी, जेके को बुनियादी युद्ध तकनीकें आसानी से सिखा सकती थी। फिर भी जेके को ऐसी तुच्छ बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस नौकरानी के साथ 7 साल रहने के बाद वह उन्हीं बेजान जवाबों का आदी हो गया था। आखिरकार जेके ने वहां से निकलकर जंगल में जाने का फैसला किया। नौकरानी ने कुछ नहीं कहा, बस जेके को जाते हुए देखता रहा। तो वह सचमुच मुझे जाने देगी? जेके ने सोचा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी झुंझलाहट थी। स्वर जंगल के गहरे में जेके ने जंगली जहरीली जड़ी बूटियां उखाड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खा लिया। पहले की तरह स्वाद तो बुरा था, लेकिन यह उसकी प्रशिक्षण पद्धति का हिस्सा था। तभी अचानक उसे कुछ ध्यान आया। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए खुद से दोहराया, धैर्य रखो, धैर्य रखो। उसे लगा कि कोई या कोई चीज दूर से उसे देख रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उस उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। कुछ पल बाद जेके ने आह भरी। वे पूरे रास्ते मेरे पीछे पीछे आए। यहां है ना? जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आवाज लगाई, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बाहर आ जाओ। फिर वह ऊंची घास में छिप गया। कुछ क्षण बाद घास में दुबका हुआ जेके को पास में एक काली दमनकारी आभा का आभास हुआ। जब उसने स्रोत की ओर देखा तो उसे एक प्राणी दिखाई दिया जिसे क्रोधी सूअर कहते हैं। यह आभा क्या है? उसने सोचा। उस जानवर के चारों ओर का काला कोहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था, 1000 साल पहले भी नहीं। जैसे ही क्रोधी सूअर घास चरते हुए
जेके अचानक खड़ा हुआ और खुद को प्रकट किया, जिससे जानवर चौंक गया। वह तुरंत उस पर टूट पड़ा और डर के बजाय जेके के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उससे लड़ने के लिए सचमुच रोमांचित था। सूअर आगे झपटा, लेकिन जेके ने तेजी से चकमा दिया, अपनी मुट्ठी में सुनहरी ऊर्जा इकट्ठा की। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ उसने एक विस्फोट किया जिसने क्रोधित सूअर के शरीर को चीर डाला। वह यह दृश्य देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसका हमला उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यहाँ तक कि एक सितारा होने के बावजूद उसकी शक्ति उसी स्तर के अधिकांश साधकों से बढ़कर थी। मारे गए प्राणी को अपने कंधे पर उठाते हुए जेके बुदबुदाया, जब मैं अपना सितारा स्तर बढ़ाऊंगा तो यह और भी बेहतर होगा। वह थक गया था। लरगॉन परिवार द्वारा 7 साल तक नज़रअंदाज और अलग थलग रहने से तंग आकर वह सोच रहा था कि क्या अब समय आ गया है कि वह वहां से निकलकर अकेले यात्रा करे, शायद समुद्र की ओर भी। इसी बीच दूर से एक लबादा पहने आदमी परछाई से देख रहा था। उस लड़के के साथ क्या हो रहा है? वह बुदबुदाया। औपचारिक रूप से बिना किसी औपचारिकता के भी प्रशिक्षण के बाद वह एक स्टार स्तर तक पहुंच गया है और उसने उस गुस्सैल बूर को एक ही वार में मार गिराया। उस आदमी को और भी हैरानी इस बात से हुई कि जेके ने उसकी उपस्थिति को कैसे भांप लिया। वह बच्चा साधारण नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसे याद आया कि जेके की मां की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी और उसके पिता, जो वर्तमान परिवार के मुखिया हैं, ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। उचित मार्गदर्शन के बिना वह लड़का इतना मजबूत नहीं बन पाता। फिर भी लरगॉन मुखिया का नाजायज बेटा होने के नाते जेके को उसके अधीन ही रहना था, कुल की निगरानी। इसीलिए उसके जैसे किसी व्यक्ति को परछाई से लड़के पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया था। एक नाजायज बेटा, फिर भी परिवार के मुखिया का खून उसके रगों में बहता है, उस आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या इसीलिए वह इतना ताकतवर है? अनिश्चित, वह धीरे से हंसा। भविष्य में उस बच्चे पर नजर रखना दिलचस्प होगा। फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। जेके के घर वापस आकर लड़का अपना सामान समेट रहा था, अपनी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार। लेकिन अचानक उसे कई शक्तिशाली उपस्थिति का आभास हुआ। बाहर 3-4 सितारा साधक और एक 5 सितारा, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने सोचा, चुपचाप दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए सुनने के लिए। उनकी बातचीत से उसने उन्हें इस बारे में बात करते सुना कि इतनी दूर दराज जगह में हवा कितनी ताज़ी और साफ है और आसपास कोई दरार न होने के कारण कितना सुकून है। यह सुनकर जेके ने निष्कर्ष निकाला कि वे हत्यारे नहीं थे। वे बिल्कुल भी बुरे लोग नहीं लग रहे थे। उनसे सीधे भिड़ने का फैसला करते हुए उसने दरवाज़ा खोला और पूछा, तुम्हें क्या काम है? यहाँ क्या है? समूह आश्चर्य से जम गया। तभी जेके ने उनके कपड़ों पर कढ़ाई किए हुए प्रतीक को देखा, लरगॉन कबीले का चिन्ह। एलोन, उसने धीरे से बुदबुदाया, यह सोचते हुए कि वे उससे क्या चाहते हैं। पुरुषों ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। युवा मास्टर जेके, आपसे आखिरकार मिलना सम्मान की बात है, उनके नेता ने कहा। हमें आपकी परीक्षा स्थल तक आपको ले जाने के लिए भेजा गया है। परीक्षा? जेके ने असमंजस में भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे पर झुंझलाहट झलक उठी। वे मुझसे परीक्षा देने की उम्मीद करते हैं, उसने बुदबुदाया। हालांकि उन्होंने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया है। और कुछ दिनों बाद जेके को यकीन ही नहीं हुआ कि वह एक बार फिर लरगॉन परिवार की मुख्य जागीर में लौट आया है। उसने हमें बताया कि उसे यहाँ मुख्य जागीर में दोबारा रहने के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद से लाया गया है। अंदर जाने से पहले उन्होंने उसे पहले अपने गंदे कपड़े बदलने का निर्देश दिया। फिर जेके ने ड्रैगन के घोंसले जैसी किसी चीज के बारे में बताना शुरू किया। 1000 साल बाद लरगॉन परिवार ने एक ऐसा स्कूल जो उनके वंश की सभी शाखाओं को शिक्षा प्रदान करता था। लरगॉन परिवार से किसी भी तरह का रिश्ता या संबंध रखने वाला हर व्यक्ति 7 साल की उम्र में इस तथाकथित ड्रैगन के घोंसले में प्रवेश करके उचित शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखता था। और आज उस अकादमी के प्रवेश समारोह का दिन था। जेके प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ आया था। हालांकि उसने अपने परिवार की आधुनिक पीढ़ी के बारे में कुछ भी नहीं सीखा था, फिर भी परीक्षा देना अनिवार्य था। जेके को तुरंत निराशा हुई जब उसे एहसास हुआ कि यही असली वजह थी कि वे उसे यहाँ लाए थे। अब क्यों? उसने सोचा, जब उसने तो जाने और दुनिया घूमने का फैसला कर ही लिया था। स्कूल के गेट पर बैठे हुए ऑडिस्केल गांव का एक लड़का उसके पास आया।
रंगस ने ही पूछा कि क्या वह ठीक है और उसे क्या परेशान कर रहा है। जब जेके ने पूछा कि वह कौन है, तो लड़के ने औपचारिक रूप से अपना परिचय रंगस के रूप में दिया और कहा कि वह जेके के परेशान दिखने के कारण आया था। क्या ऐसा है? जेके ने सहजता से उत्तर दिया। रंगस के शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को देखने के बाद जेके चुपचाप मन ही मन सोचा कि लड़का शर्मीला जरूर लग रहा है, लेकिन उसकी समझ की क्षमता असाधारण रूप से प्रबल है। जेके ने फिर अपनी स्थिति के लिए माफी मांगी, बदले में अपना परिचय दिया और स्वीकार किया कि उसका मन इसलिए अशांत था क्योंकि उसे नहीं पता था कि परीक्षा में उन्हें क्या करना होगा। बस इतना ही। रंगस ने परीक्षा का जिक्र सुनकर थोड़ा घबराते हुए कहा। फिर भी उसने समझाया कि ड्रैगन्स नेस्ट की वार्षिक प्रवेश परीक्षा में वास्तव में कोई खास बदलाव नहीं आया है। लेकिन जब जेके ने स्वीकार किया कि उसे परीक्षा के बारे में कुछ नहीं पता, रंगस हैरान था। बिना किसी जानकारी के परीक्षा दे रहा था। क्या यह बहुत ज्यादा लापरवाही और खतरनाक नहीं था? जैसे ही रंगस परीक्षा की बारीकियां समझाने वाला था, अचानक एक ऊंची और घमंडी आवाज ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। एक घमंडी लड़के ने चिल्लाकर रंगस को कमजोर कहा। रंगस चौंक कर पलटा और तुरंत पहचान गया कि वह कौन था। वह रेटिन था, जो ऑडिस्केल गांव का ही था। उसका मजाक उड़ाते हुए रेटिन ने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है, यह कहते हुए कि वह रास्ता भटक गया होगा और ड्रैगन के घोंसले में पहुंच गया होगा। उसने उसे यह भी बताया कि ऐसा होगा, चोट लगने से पहले घर चले जाना ही बेहतर होगा। मैं प्रवेश परीक्षा देने आया हूं, रंगस ने जवाब दिया। हालांकि रेटिन के पास आते ही उसकी आवाज कांप उठी और उसने पूछा कि क्या वह सचमुच परीक्षा देने वाला है। रेटिन ने अपना पेट पकड़ लिया और जोर से हंस पड़ा, यह कहते हुए कि उसका पास होना नामुमकिन है। उसने रंगस के पिता का भी अपमान किया। तुम्हारे पिता एक नकली अजगर हैं, है ना? एक नकली अजगर का बेटा भला क्या कर सकता है? रंगस की मुट्ठियां कांप उठी क्योंकि उसने अपना गुस्सा रोका, लेकिन जेके ने देख लिया सब कुछ। फिर हमें समझाया गया कि लारागोन परिवार एक पूर्ण पदानुक्रम का पालन करता है। पद इस प्रकार थे: नौसिखिए वेल्प ड्रैगन, नियमित सैनिक बार ड्रैगन, कप्तान स्तर के वयस्क ड्रैगन, कार्यकारी वरिष्ठ ड्रैगन जिन्हें एल्डर्स भी कहा जाता है, और सबसे नीचे छद्म ड्रैगन थे। जो ड्रैगन के घोंसले में प्रवेश करने या उससे स्नातक होने में असफल रहे, उन्हें अपरिपक्व और अपूर्ण ड्रैगन माना जाता था। फिर भी रंगस लंबे समय से यह साबित करने का सपना देख रहा था कि भले ही उन्हें छद्म ड्रैगन कहा जाए, वे तो ड्रैगन ही थे। जेके हैरान हुआ और उसने पूछा कि रेटिन को परीक्षा शुरू होने से पहले ही रंगस के फेल होने का इतना यकीन क्यों था? तुम खुद को क्या समझते हो? रेटिन ने झल्लाकर पूछा कि क्या जेके को उससे कोई समस्या है। जेके ने शांति से कहा कि वह बस यह जानना चाहता था कि रेटिन को रंगस के पास न होने का इतना यकीन क्यों था। रेटिन ने रंगस की ओर इशारा किया और चिल्लाया कि वजह साफ है, वह तो बस एक कमजोर इंसान था। जेके ने अपना सिर झुकाया और पूछा कि क्या उसने सच में कहा था कि रंगस कमजोर है, क्योंकि उसे जो आभास हो रहा था उसके हिसाब से रंगस उनसे भी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। यह सुनकर रंगस की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यह पहली बार था जब कोई उसके पक्ष में खड़ा हुआ था। घमंडी लड़के गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि क्या जेके सचमुच यह दावा कर रहा है कि वे एक छद्म ड्रैगन से भी कमजोर हैं, जिसे वे हीन समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि बात बिगड़ती, एक आदमी आया और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वह वयस्क ड्रैगन परीक्षक था, जो घोषणा कर रहा था कि ड्रैगन के घोंसले की प्रवेश परीक्षा शुरू होने वाली है और सभी प्रतिभागियों को अपना नामांकन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराना होगा। साक्ष्य आए। रेटिन के जाते ही उसने जेके को घूरा और चेतावनी दी कि वह उसका चेहरा नहीं भूलेगा। जेके ने आह भरी और कहा कि गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, और कहा कि इस पीढ़ी के बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। रंगस ने तुरंत जवाब दिया, यह इतना अजीब नहीं था क्योंकि वे लगभग एक ही उम्र के थे। रंगस ने आगे कहा कि अगर किसी को बताया जाए कि वह उससे कमजोर है तो वह गुस्सा हो जाएगा। क्या ऐसा है? जेके ने हल्के से बुदबुदाया। चूंकि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य थी, इसलिए उनके पास इसे देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब रंगस ने कहा कि परीक्षा छोड़ना वाकई संभव है, तो जेके की आंखें चौड़ी हो गईं और रंगस को एहसास हुआ कि जेके को वाकई इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रंगस ने उसे सलाह दी कि चोट लगने से पहले ही परीक्षा छोड़ देना बेहतर होगा, लेकिन जेके ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया
कि उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। रंगस बस अपना सिर हिलाकर कह सका कि जेके परीक्षा के बारे में कुछ भी न जानते हुए भी अति आत्मविश्वासी था। जेके ने बस हंसते हुए कहा कि परीक्षा चाहे जो भी हो, वे जल्दी करनी चाहिए क्योंकि यह शुरू होने वाला था। रंगस के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे परीक्षण स्थल पर पहुंचे तो परीक्षक ने घोषणा की कि परीक्षा सरल थी। उत्तीर्ण होने के लिए उन्हें केवल अपने पीछे रखे पत्थरों को खरोंचना था। हालांकि अकादमी द्वारा प्रदान किए गए हथियारों के अलावा किसी अन्य हथियार की अनुमति नहीं थी। फिर भी वे चाहें तो अपने नंगे हाथों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन प्रत्येक प्रतिभागी के पास केवल 3 प्रयास थे। बस इतना ही, जेके ने उदासीन स्वर में कहा। ड्रैगन परीक्षण से बचने के बाद जब वे अभी भी शिशुओं की तुलना में उसे कुछ ज्यादा ही भयानक और जबरदस्त घटना की उम्मीद थी, लेकिन यह निराशाजनक रूप से सरल लग रहा था। फिर परीक्षक ने पहले प्रतिभागी को बुलाया और उसे शुरू करने का निर्देश दिया। घबराए हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी लड़के ने अपनी पूरी ताकत से उस विशाल पत्थर पर प्रहार किया। चट्टान से धातु के टकराने की आवाज जोर से गूंजी, उनके कानों में गूंज उठी। लेकिन सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़के की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई और झटके से उसका हाथ चकनाचूर हो गया। जेके ने जो देखा उससे वह दंग रह गया। लड़का दर्द से तड़प रहा था। परीक्षक ने शांति से कहा कि उसके पास अभी 2 प्रयास बाकी हैं और पूछा कि क्या वह आगे परीक्षा देना चाहता है। लेकिन चूंकि लड़का अब खड़ा नहीं हो सकता था, परीक्षक ने उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया और बाकी लोगों को उस जगह को साफ करने का आदेश दिया। जैसे ही घायल प्रतिभागी को घसीटा गया, अगला नंबर आया। रंगस जो कुछ देख रहा था उससे डर के मारे कांप उठा, जबकि जेके चिढ़ गया। तो इसे ही परीक्षा कहते हैं, वह बुदबुदाया। फिर उसने पूछा कि वे किस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे। यह बताया गया कि पत्थर उनरियोजी गुण होते थे, कोई भी खरोंच पल भर में गायब हो जाती थी। इसके अलावा जब उन पर शक्ति से प्रहार किया जाता था तो वे भौतिक बल को 100 गुना तक परावर्तित कर सकते थे। जेके ने तुरंत कहा कि ऐसी सामग्री प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन रंगस ने समझाया कि अगर कोई हमला करने से पहले अपनी स्रोत शक्ति को अपने पूरे शरीर में ठीक से प्रसारित कर सके तो उन्हें खरोंचना अभी भी संभव है। मैं समझ गया, जेके ने कहा। उसे एहसास हुआ कि स्रोत शक्ति का संचार कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस परीक्षा में मार्शल आर्ट कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रतिभागियों पर नजर डालने के बाद उसने सोचा कि कुछ ही पास हो पाएंगे, जिनमें वे घमंडी लड़के भी शामिल हैं। जैसे जैसे परीक्षा आगे बढ़ी, पास होने वालों की तुलना में ज्यादातर लोग फेल होते गए। पत्थर की सामान्य शारीरिक हमलों को रोकने की क्षमता के कारण कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। फिर कुछ पल बाद परीक्षक ने जेके का नंबर पुकारा। अब मेरी बारी है, जेके ने शांत मुस्कान के साथ कहा। रेंजेस, जो अभी भी घबराया हुआ था, ने पूछा कि क्या उसका सचमुच नाम वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जेके बस आगे बढ़ गया और उसे चिंता न करने को कहा। जैसे ही वह परीक्षक के पास पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जेके का आभामंडल भड़कने लगा, जिससे गिलस के रूप में उसके पिछले जीवन की शक्ति का हल्का सा आभास होने लगा। परीक्षक ने उसे आगे बढ़कर कोई हथियार चुनने को कहा, लेकिन जेके ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, उसकी मुट्ठियां ही काफी होंगी। भीड़ अविश्वास में बुदबुदाई, चाहे वह स्रोत शक्ति को प्रसारित करने में कितना भी कुशल क्यों न हो। उन्हें लगा कि वह उसे खरोंच भी नहीं सकता। पत्थर को अपने नंगे हाथों से तोड़ता, उसकी मुट्ठियां जरूर टूट जाएंगी। कुछ लोगों ने कहा कि जेके की मुट्ठियां ही नहीं बल्कि उसकी बाहें भी टूट जाएंगी, जिससे रंगस उसके लिए बेहद घबरा गया। डर के साथ साथ उसे खुद पर गुस्सा भी आया। उसने सोचा कि उसे जेके को जबरदस्ती रुकना चाहिए था ताकि उसे चोट न लगे। फिर परीक्षक ने शुरू करने का संकेत दिया। जैसे ही जेके उस विशाल पत्थर के पास पहुंचा, उसने उस पर अपना हाथ रखा, यह देखते हुए कि उसने पहली बार ऐसा पदार्थ देखा था। उसने मन ही मन सोचा कि 1000 साल से भी पहले बना होगा। और अब भी वर्तमान पीढ़ी के बारे में कई बातें ऐसी थी जो उसे पूरी तरह समझ नहीं आईं, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने तुरंत अपनी मूल शक्ति को अपनी मुट्ठी में समेट लिया। जहां रंगस जेके के साथ क्या होगा, इस चिंता से कांप रहा था, वहीं हमारा नायक वास्तव में उत्साह से भर गया था, क्योंकि पहली बार वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहा था।
उसने अपनी वर्तमान शक्ति को मापने के लिए उस रहस्यमय पत्थर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। रंगस की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं क्योंकि जेके ने पत्थर पर ड्रैगन विध्वंस युद्ध तकनीक बर्स्ट स्ट्राइक का पहला प्रयोग किया। इस प्रहार से ऊर्जा का एक जबरदस्त उभार फूट पड़ा। टूटे हुए पत्थर के टुकड़े हर जगह उड़ गए और विस्फोट से आई तेज हवा ने धूल और मलबे को हवा में उड़ा दिया। विस्मय में फिर भी सतर्क रंगस ने जल्दी से खुद को इस घटना से बचा लिया, जबकि परीक्षक की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं जो उसने अभी अभी देखा था। जैसे ही धूल जमने लगी, जेके मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा रहा, उसके चेहरे पर यह टिप्पणी करते हुए कि उसने जो तकनीक इस्तेमाल की थी वह उसकी मौजूदा ताकत के लिए अभी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। अपने हाथ में गंभीर चोटों के बावजूद वह खुद पर हंसा, यह महसूस करते हुए कि उसे अभी और भी गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अन्य प्रतिभागी जो कुछ उन्होंने देखा था उसे देखकर अवाक रह गए। रेटिन हैरान और नाराज दोनों लग रहा था कि जेके ने जादुई पत्थर को नष्ट कर दिया था। एक महिला ने टिप्पणी की कि जेके वाकई दिलचस्प था, जबकि बाकी लोग अभी भी उस घटना से उबर नहीं पाए थे। जेके खुशी खुशी परीक्षक का इंतजार कर रहा था। परिणाम घोषित हुए, लेकिन परीक्षक अभी भी सदमे में था। जेके ने जिस पत्थर को तोड़ा था वह खुद को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता था और उसे तोड़ने में केवल वही लोग सक्षम माने जाते थे जो पहले ही 4 सितारा स्तर या उससे ऊपर पहुंच चुके थे। फिर भी अब एक साधारण बच्चा उसके सामने खड़ा था जिसने वह कर दिखाया जो असंभव लग रहा था। वह तो बस एक नाजायज बेटा है, परीक्षक ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर सोचा कि क्या जेके की यह क्षमता उस परिवार के मुखिया के खून से आई है जो अभी भी उसके भीतर बह रहा है। उसे यह भी एहसास हुआ कि तकनीक जेके ने जो कहा वह अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। अभी भी स्तब्ध, परीक्षक ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए जेके ने अधीरता से उसे पुकारा और परिणाम पूछा। होश में आने पर परीक्षक ने आखिरकार घोषणा की कि जेके परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। फिर एक परीक्षक ने जेके को एक छोटी बोतल दी जिसमें एक हरा तरल पदार्थ था। उत्सुकतावश जेके ने पूछा कि वह क्या है, लेकिन उस आदमी ने बस इतना ही पूछा कि क्या वह अभी जा सकता है, क्योंकि जेके ने जगह घेर रखी थी। झुंझलाकर जेके ने भौहें चढ़ाईं और बुदबुदाया कि क्या इस पीढ़ी में हर कोई इतना असभ्य होता है। इससे पहले कि वह जेके और शिकायत कर सकता था, तभी रंगस उत्साह से दौड़कर उसके पास आया और जेके के प्रदर्शन की तारीफ की। जेके ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो बस मूंगफली है। जेके ने फिर पूछा कि वह तरल पदार्थ क्या है और रंगस ने बताया कि यह एक उपचार औषधि है, एल ड्रैगन परिवार का मानक औषधि, चिकित्सा औषधि। जेके ने दोहराया। रंगस ने इसकी पुष्टि की, लेकिन चूंकि जेके परिवार का नाजायज बेटा था इसलिए उसे शक था कि यह जहर हो सकता है। हालांकि चूंकि रंगस ने इसकी पुष्टि की थी इसलिए उसे संदेह हुआ कि क्या यह वास्तव में जहर हो सकता है। एक आध्यात्मिक औषधि, मेघभेदी स्पष्टता लकड़ी के नाम से जाना जाने वाला यह अमृत अत्यंत दुर्लभ पदार्थों, केवल गुप्त लोकों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों, दिव्य प्राणियों की शुद्ध स्रोत शक्ति और मायावी प्रेत प्राणियों के सार से बनाया गया था। इसके प्रयोग से यह न केवल ताज़ा घावों को बल्कि पुराने जख्मों और चोटों को भी ठीक कर सकता था। इसके अलावा यह किसी की स्रोत शक्ति को भी बढ़ा सकता था। चूंकि इसके अवयव इतने दुर्लभ थे और प्रक्रिया इतनी जटिल थी, ऐसे अमृत बहुत कम देखने को मिलते थे। इसे पीने के बाद जेके चकित रह गया। उसके शरीर पर इसके तत्काल प्रभाव से क्या यह सचमुच एक स्पिरिट मेडिसिन है? उसने रंगीस से पूछा। रंगीस ने उत्तर दिया कि उसे स्पिरिट मेडिसिन का मतलब नहीं पता, लेकिन उसे यकीन था कि लरगॉन परिवार की औषधियां उनके क्षेत्र के बाहर किसी भी व्यावसायिक औषधियों से कहीं बेहतर गुणवत्ता की थी। रंगीस ने फिर पूछा कि क्या औषधि के प्रभाव ने जेके को इतना आश्चर्यचकित किया? बिल्कुल, जेके ने कहा, यह समझाते हुए कि इसने उसकी गंभीर चोटों और उसके प्रशिक्षण के तनाव दोनों को ठीक कर दिया। फिर भी उसने देखा कि स्पिरिट मेडिसिन के विपरीत ऐसा लग रहा था कि इससे उसकी सोच शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई। दूसरी ओर रंगीस ने कहा कि वह जेके से और भी ज्यादा चकित था, जिस पर जेके ने हंसते हुए उसे मजाक न करने के लिए कहा। जेके ने मन ही मन सोचा कि इस औषधि का अस्तित्व दर्शाता है कि पिछले 1000 सालों में ज्ञान कितनी प्रगति कर चुका है। रंगीस ने जेके की शक्ति की फिर से प्रशंसा की
और जेके ने घोषणा की कि उसका सपना सबसे शक्तिशाली बनना है। जल्द ही परीक्षक ने घोषणा की कि रेटिन ने भी अपने साथियों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। जेके को उम्मीद थी कि बहुत कुछ, लेकिन फिर जब रंगस का नंबर आया तो वह घबराहट से कांप उठा। अपने डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और आगे की ओर चल पड़ा। उसकी अकड़न भरी हरकतों को देखकर जेके को आश्चर्य हुआ कि रंगस इतना घबराया हुआ क्यों है। फिर उसने उसे प्रोत्साहित करने के लिए चिल्लाया और उसे खुद पर भरोसा रखने को कहा। शर्मिंदा होकर रंगस ने उसे अपनी आवाज़ धीमी करने को कहा। जब रंगस ने तलवार को अपना हथियार चुना तो जेके ध्यान से देखता रहा, सोचता रहा कि वह क्या कर रहा है। परीक्षक के संकेत देते ही रंगस ने पत्थर पर हमला किया, लेकिन जैसी कि उसने उम्मीद की थी, वह अपनी पहली कोशिश में ही असफल रहा। दृढ़ निश्चयी वह एक और प्रयास के लिए फिर से खड़ा हुआ, लेकिन उसका वार पत्थर से टकराकर उछल गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। पत्थर की परावर्तक क्षमता से उसके हाथ कांप रहे थे। रेटिन और उसका समूह हंस पड़े और कहने लगे कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। एक छद्म अजगर का बेटा खुद एक छद्म अजगर से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे हार मानने को कहा। रेटिन ने जेके पर व्यंग्य भी किया और पूछा कि क्या यह वही आदमी है जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वह आगे निकल सकता है, और क्या रंगस सचमुच उनसे ज्यादा ताकतवर है। जेके एक पल के लिए चुप रहा, फिर उन्हें बकवास बंद करने को कहा। परीक्षक ने रंगस को बताया कि उसके पास केवल एक ही प्रयास बचा है और पूछा कि क्या वह अभी भी परीक्षा जारी रखना चाहता है। रंगस जवाब नहीं दे सका। शर्मिंदगी और दूसरों के उपहास से अभिभूत उसने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन तभी जेके उसके पास आया और पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने पूछा कि रंगस भाले की जगह तलवार क्यों इस्तेमाल कर रहा है, वह ऐसा हथियार क्यों चुन रहा है जो उसे सूट नहीं करता, और वह बिना किसी योजना के परीक्षा क्यों दे रहा है। रेटिन ने उपहासपूर्वक देखा जब जेके ने रंगस को बताया कि उसकी इस हालत को देखते हुए वह लाख कोशिश करने पर भी पत्थर को खरोंच तक नहीं पा रहा था। रेटिन और उसका समूह फिर हंसा, जेके को बेवकूफ़ कहते हुए, उसे याद दिलाते हुए कि रंगस को भाला चलाना बिल्कुल नहीं आता। उन्होंने कहा कि उसके कमज़ोर पिता ने उसे सिर्फ तलवारबाजी सिखाई थी और अब हथियार बदलने से नतीजा नहीं बदलेगा। लेकिन जेके ने उनके तानों को नज़रअंदाज किया और परीक्षक को आवाज़ देकर पूछा कि क्या हथियार बदलना नियमों के विरुद्ध है। परीक्षक ने कहा कि नहीं, तो रंगस भाग्यशाली है। जेके ने मुस्कुराते हुए कहा। वह रंगस की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वह उस पर भरोसा करता है। रंगस के मन में अपने और अपने पिता द्वारा झेले गए सारे अपमान की यादें ताज़ा हो गई। दांत पीसते हुए वह सीधा खड़ा हुआ और कहा कि वह जेके पर भरोसा करेगा। वह भाले से लड़ेगा जैसा जेके ने उसे बताया था। रंगस ने हमें बताया कि उसके पिता कभी भी ड्रैगन के घोंसले में घुस नहीं पाए। इस वजह से लोग उसे नकली ड्रैगन कहते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इतने अपमान के बावजूद उसके पिता ने सब कुछ सहा, बस रंगस को सही तरीके से पालना। इसीलिए रंगस ने सबको यह साबित करने की कसम खाई कि वह रंगस, जिसे उसके पिता ने लाड़ प्यार से पाला है, एक सच्चा ड्रैगन भी है। वह एक बार फिर खड़ा हुआ, भाले को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए, और घोषणा की कि आज वह साबित कर देगा कि न तो वह और न ही उसके पिता नकली ड्रैगन हैं। उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर उसने फिर से तलवार से कोशिश की तो नतीजा पहले जैसा ही होगा। इसलिए इस बार उसने जेके पर पूरा भरोसा करने का फैसला किया। बस समस्या यह थी कि उसे तलवार का इस्तेमाल करना नहीं आता था। भाला, जेके ने उसे पुकारा और जादुई पत्थर की ओर इशारा करते हुए उसने रंगस से कहा कि उसे और कुछ नहीं करना है, बस बिना कुछ सोचे भाले को सीधे पत्थर में भूंक दो, बस उसे सीधे भेद दो। जेके ने दृढ़ता से कहा। रंगस ने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह जानता था कि सामान्य परिस्थितियों में पत्थर पर सीधे वार करने से जरा भी नुकसान नहीं होता, खासकर जब उसमें एक मजबूत पुनर्जनन तत्व होता है। लेकिन जेके ही था। जेके उसके लिए खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति था, हालांकि वे उसी दिन मिले थे। यह उसके लिए कुछ नया और अपरिचित था, लेकिन इसीलिए उसने जेके पर पूरा भरोसा रखने और अपनी ताकत पर विश्वास करने का फैसला किया। इस बार उसने अपनी स्रोत शक्ति को भाले में इकट्ठा किया और तुरंत कुछ अजीब सा महसूस किया। वर्षों से उसने तलवार चलाई थी, फिर भी
वह उसे इतनी स्रोत ऊर्जा में लपेटने में कभी कामयाब नहीं हुआ था जो अब वह भाले से सहजता से कर रहा था। एक दृढ़ स्वर में रंगस अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अपनी पूरी ताकत से पत्थर पर वार किया। रेटिन हंसते हंसते लगभग मर ही गया और वही बोला जो उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हथियार बदलने से उसे परीक्षा पास करने में मदद नहीं मिलेगी। लेकिन रंगस नहीं रुका। उसने कुछ अलग, कुछ शक्तिशाली महसूस किया। उसके हाथों में भाला उसके अपने शरीर का ही एक विस्तार सा लगा। फिर जैसे ही उसने पूरी ताकत से हथियार को आगे बढ़ाया, भाले ने जादुई पत्थर को पूरी तरह से भेद दिया। रेटिन और उसके साथियों के चेहरे पर एक अजीब सा झटका लगा। अनमोल था। परीक्षक भी अपनी हैरानी नहीं छिपा पाए। जो उन्होंने अभी अभी देखा था उससे खुश थे। रंगस ने पत्थर को सिर्फ खरोंचा नहीं था बल्कि सीधे उसमें छेद कर दिया था। जेके ने तुरंत उसकी तारीफ की। हालांकि रंगस को खुद अपने किए पर यकीन नहीं हो रहा था। परीक्षक द्वारा आधिकारिक तौर पर उसे पास घोषित करने के बाद भी रंगस ने अविश्वास में पूछा कि क्या वह सचमुच सफल हुआ है। जेके मुस्कुराया, उसके कंधे पर हाथ रखा और इसकी पुष्टि की। खुशी से अभिभूत रंगस लगभग रो पड़ा जब उसने जेके को कसकर गले लगाया और बार बार चिल्ला रहा था कि उसने कर दिखाया, उसने परीक्षा पास कर ली। हालांकि रेट के समूह ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे भाग्य कहा, लेकिन रेटिन खुद गुस्से से कांपते हुए चुप रहा। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जैसा जेके ने कहा था, रंगस वास्तव में उनसे ज्यादा ताकतवर था और उसका परिणाम कहीं बेहतर था। फिर परीक्षक ने घोषणा की कि परीक्षा आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है। बाद में उसने घोषणा की कि प्रवेश समारोह थोड़ी देर में शुरू होगा। जेके ने तुरंत पूछा कि क्या परीक्षा सचमुच खत्म हो गई है। रंगस ने जवाब दिया कि ऐसा लग रहा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ड्रैगन के घोंसले में पहुंचने के बाद शायद और भी परीक्षाएं होंगी। कुछ ही देर में एक अंधेरे गलियारे से कुछ आदमी निकले। जब वे उजाले में आए तो परीक्षक ने घोषणा की कि एल्ड्रागोन परिवार का मुखिया अब उत्तीर्ण होने वालों को बधाई देने के लिए भाषण देगा। जैसे ही जेके ने उस आदमी को देखा, उसने पूछा कि उस ठंडे, उदास चेहरे वाले व्यक्ति का नाम क्या है। रंगस, जो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था, ने उत्तर दिया कि वह परिवार का मुखिया था। वह परिवार का मुखिया है। जेके ने कहा, वह ऐसा क्यों दिख रहा है? वह मुस्कुरा भी नहीं रहा है। वह बर्फ से भी ज्यादा ठंडा लग रहा है। रंगस ने तुरंत जेके का मुंह बंद कर दिया और फुसफुसाते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वह चुप रहे और उसे चुप रहने की विनती दोहराई। जेके ने सिर हिलाया। जब उसने फिर से समूह की ओर देखा तो उसने टिप्पणी की कि ये लोग लर्गॉन परिवार की वर्तमान शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें से कुछ 7 सितारा स्तर के थे, जबकि अन्य 6 सितारा स्तर के। जेके के लिए उनकी ताकत प्रभावशाली थी, खासकर तब जब परिवार का वर्तमान मुखिया बाल्सा लारागन 8 सितारा स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। 1000 साल पहले केवल मुट्ठी भर लोग ही उस स्तर तक पहुंच पाए थे। फिर भी जेके को यकीन नहीं था कि इस वर्तमान युग में कितने लोग मौजूद हैं। मुझे यह परिवार का मुखिया पसंद नहीं है, जेके बुदबुदाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, रंगस ने उसे फिर से चुप कराने की कोशिश की। जेके ने आह भरी और मन ही मन सोचा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी इस जीवन में उसका पिता बनेगा। बाल्सा के शरीर से एक गहरी, ज्वलंत आभा निकल रही थी, जिससे पूरा क्षेत्र भारी लग रहा था। परीक्षक ने जल्दी से सभी को चुप रहने का आदेश दिया क्योंकि मास्टर बाल्सा बोलने वाले थे। जब बाल्सा आगे बढ़े तो उन्होंने कुछ ही शब्द कहे। उन सभी को लर्गॉन परिवार का रक्त और मांस बनने का प्रयास करना होगा। जैसे ही उन्होंने कहा, उनके आभा मंडल का भयानक दबाव पूरे हॉल में फैल गया। जेके पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कई परीक्षार्थी डर के मारे कांप रहे थे। कुछ सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहे थे क्योंकि उनके शरीर भारी दबाव में जम गए थे। जेके ने देखा कि रंगस भी प्रभावित था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे परिवार के मुखिया की उपस्थिति से उसके आसपास के सभी लोग आसानी से अभिभूत हो जाते थे। इससे भी बढ़कर जेके को बल्सा के आभा मंडल में छिपी एक गहरी नफरत का एहसास हो रहा था। उसे इसके पीछे का कारण नहीं पता था, लेकिन फिर भी वह उस व्यक्ति को पसंद नहीं कर पा रहा था जो कथित तौर पर उसका पिता था। जब बल्सा मुड़ा तो एक और आदमी आगे आया और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसके सुनहरे बाल थे और उसने बल्सा को उसके शब्दों के लिए खुशी से धन्यवाद दिया। फिर उसने कहा,
कि मास्टर बलसा को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। सब कुछ, और अपने गुरु की तरह वह भी अपना भाषण छोटा रखेगा। जेके को आश्चर्य हुआ कि यह आदमी कौन है। वक्ता ने बस सभी को कड़ी मेहनत करने और मजबूत बनने के लिए कहा। बस एक परीक्षक ने बुदबुदाया। वह आदमी मुस्कुराया और कहा कि जो लोग छोटी छोटी बातों की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं वे जल्दी गंजे हो जाते हैं, इसलिए वह लंबे भाषणों की परवाह नहीं करेगा। जेके समझ नहीं पाया कि उन्हें क्या हो गया है, लेकिन कम से कम हॉल का माहौल तो हल्का हो गया था। परीक्षक ने फिर घोषणा की कि नया अब छात्रों को उनके छात्रावासों में भेज दिया जाएगा। जिसका भी नंबर आएगा उसे तुरंत वहां जाना होगा। जेके ने पूछा कि क्या वे सभी एक ही छात्रावास में नहीं रहेंगे, और रंगस ने बताया कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में 4 छात्रावास हैं। अकादमी में स्वीकार किए गए प्रत्येक छात्र को उन 4 हॉल में से किसी एक में रहने की अनुमति थी। जब जेके का नंबर आया तो वह खड़ा हुआ और रंगस को अलविदा कहा। उसे पूर्व हॉल में भेज दिया गया। गलियारे से गुजरते हुए उसने टिप्पणी की कि पिछले 1000 सालों में इस जगह में बहुत कुछ बदल गया है। अपना कमरा ढूंढने के बाद उसने कहा कि वह शायद रास्ता भटक गया होगा क्योंकि उसे पहुंचने में थोड़ा समय लगा, और उसका रूममेट शायद पहले वहां पहुंच गया होगा। दरवाज़ा खोलते ही उसने खुशी खुशी अपने नए रूममेट का अभिवादन किया और देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। फिर उसने कहा कि आज से वे एक ही कमरा शेयर करेंगे। लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसका नया रूममेट कोई और नहीं बल्कि खुद रंगिस निकला। जेके हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत उन्हें एक दूसरे से जोड़े हुए है। उसने पूछा कि क्या आज के लिए कुछ और तय है, और रंगस ने पुष्टि की कि उनका प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। क्या सच में? जेके ने सहजता से कहा, जिससे रंगस ने पूछा कि क्या उसने परीक्षक का पिछला स्पष्टीकरण नहीं सुना था। जेके ने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर नहीं सुना था। रंगस ने आह भरी और कहा कि उन्हें जल्दी आराम कर लेना चाहिए क्योंकि प्रशिक्षण अगले दिन शुरू होगा। जेके ने खिड़की से बाहर देखा और उसने एयरगॉन से भागने की अपनी योजना के बारे में सोचा। परिवार के साथ समय बिताए और दुनिया घूमे, लेकिन पुनर्योजी गुणों वाले जादुई पत्थर और उपचार औषधि के बारे में जो कुछ उसने सीखा, उसके बाद उसे एहसास हुआ कि परीक्षा के दौरान उसने कई दिलचस्प बातें खोजी हैं। उसने सोचा, अगर वह सचमुच पिछले 1000 सालों में हुए सभी बदलावों को समझना चाहता था, तो शायद कुछ समय के लिए एल्रागोन परिवार के साथ रहना इतना बुरा विचार नहीं होगा। अकादमी में 1 महीना बीत गया और दोनों हाथों में भारी डंबल पकड़े हुए उनका प्रशिक्षण और भी कठोर होता गया। प्रशिक्षक ने समझाया कि वह उन्हें जो ड्रैगन की सांस सिखा रहे थे वह 15वें लर्गॉन परिवार के मुखिया द्वारा अब तक विकसित की गई सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक थी। उन्हें यह याद दिलाने के बाद कि उन्हें किसी भी हालत में इस तकनीक में महारत हासिल करनी है, प्रशिक्षक का ध्यान कुछ छात्रों की ओर गया। उन्होंने देखा कि उनमें से कुछ पहले ही ड्रैगन की सांस में महारत हासिल कर चुके थे, खासकर उस युवती ने जिसे उन्होंने मास्टरली कहा था। उसकी उमड़ती ऊर्जा से पता चलता था कि वह 2 सितारा स्तर तक पहुंचने के करीब थी। लेकिन उसके अलावा एक छात्र की नज़र उस पर पड़ी और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। जेके न सिर्फ डंबल पकड़े हुए बल्कि अपने सिर और बाजुओं पर बड़े बड़े पत्थर भी संतुलित करके प्रशिक्षण ले रहा था। प्रशिक्षक अविश्वास से उसे घूर रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था कि जेके की रगों में सचमुच परिवार के मुखिया का खून बह रहा है। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि जेके को बचपन से ही किसी ने कुछ नहीं सिखाया था, इसलिए अब वह जो कुछ भी देख रहा था वह उसे अपरिचित लग रहा था। दूसरी ओर जेके को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस तकनीक को उसने कभी सीखा था वह अब उसे मिल गई है। ड्रैगन किंग की श्वास तकनीक को बाद के परिवार प्रमुखों द्वारा और विकसित किया गया था और अब इसे परिवार की अन्य शाखाओं को भी सिखाया जा रहा था। जेके के अनुसार श्वास तकनीकें ऐसी विधियां थीं जो आसपास के वातावरण से स्रोत शक्ति को शरीर में एकत्रित करती थीं। एक बार प्रसारित होने पर यह स्रोत शक्ति व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को प्रबल करती थी। ऐसी तकनीकों की प्रभावशीलता व्यक्ति की क्षमता और बुद्धि पर निर्भर करती थी। यही कारण था कि महान इस दुनिया के परिवार अपनी तकनीकों को गुप्त रखते थे और उन्हें कभी भी बाहरी लोगों या अपने वंश के बाहर के लोगों को सीखने नहीं देते थे। जेके को यह भी एहसास हुआ कि ड्रैगन की सांस एक सुरक्षित और सरल तकनीक है जिसे सीखना आसान है,
लेकिन अगर इसका इस्तेमाल केवल आराम करते समय ही किया जा सकता है तो यह उसके लिए बेकार है। सांस लेने की तकनीक के अपने संस्करण ने उसे चलते फिरते भी आसपास की स्रोत शक्ति को नियंत्रित करने की अनुमति दी। इसीलिए वास्तविक युद्ध में यह कहीं अधिक जटिल और शक्तिशाली थी, लेकिन सीखना भी बहुत कठिन था। बहुत कम लोग ही इसमें पारंगत हुए थे। उसने सोचा कि वर्तमान पीढ़ी ने उसके मूल संस्करण को इतना सरल बना दिया होगा कि परिवार की शाखा के सदस्य भी इसे सीख सकें, और इस निर्णय ने एल्वेगन परिवार को मजबूत बनाने में स्पष्ट रूप से मदद की थी। ज़ेके एक अजीब सी संतुष्टि महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बहुत पहले खोजी गई उसकी तकनीकें 1000 साल बाद भी असरदार रहेंगी। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके द्वारा सीखी गई अन्य मार्शल आर्ट तकनीकें भी, समय के साथ जो कुछ भी बनाया गया था वह भी विकसित हुआ था। दिलचस्प है, वह इस विचार से प्रसन्न होकर मन ही मन बुदबुदाया। इस बीच लाइका चुपचाप दूर से ज़ेके को देख रहा था। बाद में कैफेटेरिया में दूसरे छात्र यह देखकर हैरान थे कि ज़ेके कितना खाना खा रहा था। जैसे ही वह अपना खाना खा रहा था, उसने देखा कि रंगस उसके सामने चुपचाप बैठा था। क्या हुआ? ज़ेके ने पूछा। अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम ताकतवर नहीं बन पाओगे। रंगस ने बस इतना पूछा कि क्या ज़ेके को उसकी सहनशक्ति अजीब नहीं लग रही थी। बस, ज़ेके जवाब दिया। अगर तुम और मजबूत बनना चाहते हो तो बस ज़्यादा खाना ज़रूरी है और ज़्यादा प्रशिक्षण लो। खुद को प्रेरित करो। उसने अपना कुछ खाना रंगस को भी दिया, लेकिन रंगस ने विनम्रता से मना कर दिया, यह कहते हुए कि अब बहुत हो गया। ज़ेके सोच रहा था कि कैसे कुछ छात्र अकादमी में आने से पहले ही अच्छी तरह प्रशिक्षित हो चुके थे। एक लड़की अचानक उनके पास आई। तुम बहुत प्रभावशाली हो, लाइका ने शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। ज़ेके ने पलकें झपकाईं। और तुम कौन हो? उसने सहजता से पूछा। रंगस। खाना खाते ही उसका गला भर आया और वह घबराहट में फुसफुसाया। तुम्हें नहीं पता कि वह कौन है? वह मास्टर ली है, परिवार के मुखिया लॉर्ड बाल्जा की बेटी। ओहो, ज़ेके ने उदासीनता से कहा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं उसे नहीं जानता। रंगस को जोर जोर से पसीना आने लगा। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। मास्टर ली अगले परिवार के मुखिया बनने के दावेदारों में से एक हैं। वह ऐसी नहीं हैं जिनसे तुम यूं ही बात कर सको। क्या ऐसा है? ज़ेके ने जवाब दिया। खैर, मैं एक परिवार के मुखिया की संतान भी, लेकिन नाजायज। रंगस सदमे में जम गया जबकि लाइका उसे उत्सुकता से देख रही थी। क्या यह सच है? उसने पूछा। तुम सच में परिवार के मुखिया के नाजायज बेटे हो? कथावाचक की आवाज जारी रही। लाइका टाइफेन एलरागोन परिवार के उत्तराधिकारी के उम्मीदवारों में से एक अब ज़ेके के सामने खड़ी थी। मैं इसके बारे में झूठ क्यों बोलूं? ज़ेके ने कंधे उचकाते हुए कहा। लाइका ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। तो बताओ, तुम्हारे जैसा नाजायज बच्चा अपने नंगे हाथों से जादुई पत्थर को कैसे नष्ट कर सकता है? कैसे? क्या किसी प्रतिष्ठित परिवार से न होने वाले व्यक्ति में इतनी ताकत हो सकती है? क्योंकि मैं ज़ेके हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा, रंगस की ओर मुड़ते हुए। घूरना बंद करो और अपना खाना खत्म करो। ली और रंगस दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। फिर ली अचानक मुस्कुराई। तुम वाकई एक दिलचस्प इंसान हो, उसने उसके पास बैठने से पहले कहा। मेरे अधीन सेवा करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें अपना अनुयायी बनाऊंगा। ज़ेके ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ आओ, उसने कहा। मेरे सहयोगी बनो और मैं तुम्हारा समर्थक बनूंगा। हर नाजायज बच्चे को सहयोगियों और प्रभाव की जरूरत होती है ना? अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे अगला परिवार का मुखिया बनने में मदद करो, और एक बार मैं बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारे अपने सपने पूरे करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ज़ेके ने जरा भी संकोच नहीं किया। नहीं, उसने साफ शब्दों में कहा। लाइका ने फिर भौहें चढ़ाईं। क्यों नहीं? मुझे मत बताओ कि तुम खुद परिवार की मुखिया बनना चाहती हो। जैसे ही उसकी आभा एक हल्की चटकती ऊर्जा के साथ भड़की, ज़ेके समझ गया कि वह 2 सितारा स्तर तक पहुंचने के करीब है। उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की आभा छोड़ना सचमुच बहुत मुश्किल था। प्रभावशाली। फिर भी ज़ेके शांत रहा। तुम जो चाहो सोच और कर सकती हो, उसने कहा, लेकिन मुझे परिवार का मुखिया या किसी भी तरह का पद पाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? ली ने ठंडे स्वर में पूछा। ज़ेके ने अपना चाकू मेज पर घोंप दिया। क्योंकि मुझे किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा।
उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन तीखी थी। मैं वहाँ सबसे मजबूत इंसान हूँ। कैफेटेरिया में सन्नाटा छा गया। लाइका को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या महसूस कर रही है। जेके की मौजूदगी ने उसे एक पल के लिए पूरी तरह से अभिभूत कर दिया था। रंगस तुरंत शांत करने के लिए आगे आया। तनाव को कम करते हुए दोनों को शांत होने के लिए कहा, लेकिन लाइका पीछे हटने वालों में से नहीं थी। जो कुछ हुआ उससे शर्मिंदा और क्रोधित थी। उसने जेके को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने का फैसला किया। हालांकि जेके को इसकी परवाह नहीं थी और वह बस खाता रहा। कुछ ही क्षणों बाद पूरे परिसर में हंगामा मच गया। एक छात्र ने पूछा, वे कहाँ जा रहे हैं? प्रशिक्षण मैदान में, दूसरे ने उत्तर दिया। युवा पीढ़ी के बीच द्वंद्व युद्ध होने वाला है। मास्टर ली स्वयं लड़ रहे हैं। क्या? मास्टर ली? टाइफिन परिवार? किसी ने आश्चर्य से कहा। कौन इतना बहादुर है कि उसे चुनौती दे सके? जब वे प्रशिक्षण मैदान पहुंचे तो सब आपस में फुसफुसा रहे थे, सोच रहे थे कि उसका सामना कौन करेगा। इस बीच जेके को यकीन नहीं हो रहा था कि लीका वाकई द्वंद्व युद्ध के लिए गंभीर है। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? रंगस ने घबराकर पूछा। तुम मास्टर ली से लड़ोगे? अगर तुम उसे मास्टर भी कहो तो भी मैं नहीं जानता कि वह कौन है, जेके ने बेबाकी से जवाब दिया। रंगा ने आह भरी। अब जब मैं जान गया हूं तो तुम्हें कम से कम कुछ सम्मान तो दिखाना चाहिए। तुम भी परिवार के मुखिया के बेटे हो। जो चाहो करो, जेके ने कहा। फिर भी रंगस ने समझाने की कोशिश की। अब जरूरी यह है कि तुम समझो कि तुम्हारा मुकाबला किससे है। मास्टर ली कोई साधारण नहीं है। वह लॉर्ड बाल्जा लरगॉन की बेटी हैं और उनमें टाइफेन परिवार का भी खून है, जो लरगॉन का समर्थन करने वाले 4 महान परिवारों में से एक है। वह एक विलक्षण प्रतिभा हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही टाइफेन परिवार के वंशानुगत बिजली जैसी तलवार की सभी तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। अपने पिता के अन्य बच्चों की तरह वह भी जबरदस्त हुनर है। जेके ने अपना सिर झुका लिया। मुझे उसकी एक भी बात समझ नहीं आई, सिवाय इसके कि वो परिवार के मुखिया की बेटी है। रंगस उसे घूरता रहा। तुम्हें ये सब कैसे नहीं पता, जबकि मुझे नहीं पता? जेके ने साफ साफ कहा। तो मुझसे मत पूछो। जेके के अचानक हंसते ही रंगस की पलकें झपक गईं। लेकिन चूंकि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसने मुस्कुराते हुए कहा, इससे लड़ाई और मज़ेदार हो जाएगी। सुनने में तो रोमांचक लग रहा है। रंगस बस आह भरकर चिंता कर सकता था। जेके चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मास्टर ली एक अलग ही स्तर पर थे, पूरी तरह से। तुमने उसकी चुनौती स्वीकार ही क्यों की? उसने पूछा। मैं कभी लड़ाई से नहीं भागता, जेके ने जवाब दिया। और ऐसा लग रहा है कि मेरा चैलेंजर वैसे भी तैयार है। उसी समय लाइका अपनी तलवार जमीन में गड़ाए खड़ी थी। उसका आभामंडल चमक रहा था। उसके चारों ओर हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। क्या तुम दोनों की बात खत्म हो गई है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। लाइका ने चिल्लाकर पूछा कि क्या आखिरकार उनकी बात खत्म हो गई है, और जेके ने जवाब दिया कि वह तैयार है। रेंजेस तुरंत डर और सदमे से कांपने लगा। जेके को अपनी लड़ाई में सावधान रहने की चेतावनी देते हुए उनसे भाग गया। जेके ने फिर लीका की ओर मुड़कर पूछा कि वह उससे लड़ने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है। ली ने बताया कि वह लरगॉन परिवार की अगली मुखिया बनना चाहती है और इसके लिए उसे जेके को हराना होगा और उसे अपना अनुयायी बनाना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? जेके ने पूछा, यह सोचते हुए कि परिवार का मुखिया बनने के उसके सपने से उसका क्या संबंध है। लीका ने उससे वापस सवाल किया, क्या उसे सचमुच मौजूदा हालात के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके परिवार के बारे में, और क्या नाजायज संतान होने के कारण वह इतना अनजान था? जेके ने बस इतना जवाब दिया कि उसे नहीं पता, यह स्वीकार करते हुए कि उनके परिवार के बारे में उसकी जानकारी सीमित थी। इसी वजह से लीका ने समझाना शुरू किया। उसने कहा कि उन दोनों को मिलाकर अगले परिवार के मुखिया बनने के लिए 5 उम्मीदवार थे। जेके को छोड़कर उसके सभी भाई बहन लरगॉन कबीले के 4 प्रमुख शाखा परिवारों से जुड़े थे। परिवार के मुखिया का पद इतना महत्वपूर्ण था कि यह उन शाखाओं के बीच संघर्ष। इसी कारण जेके के सभी भाई बहन अपने अपने परिवारों का अध्ययन और प्रतिनिधित्व करने के लिए ड्रैगन के घोंसले में प्रवेश कर गए थे। चूंकि उत्तराधिकार की लड़ाई एक भयंकर प्रतिस्पर्धा में बदल गई थी, इसलिए लाइका को अपने बड़े भाइयों के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूत सहयोगियों की आवश्यकता थी। जेके जल्दी ही समझ गया
कि यह लरगॉन परिवार की 4 मुख्य शाखाओं के बीच एक शक्ति संघर्ष था। उसे यह सब बहुत जटिल लगा और वह यह भी नहीं समझ पा रहा था कि वह इसे समझना चाहता है या नहीं। फिर लाइका ने कहा कि उनमें से एक के रूप में परिवार के मुखिया पद के लिए उसे न केवल अपने ज्ञान और शक्ति को बल्कि मजबूत अनुयायी जुटाकर अपने प्रभाव को भी मजबूत करना था। बिना एक शब्द कहे वह सीधे जेके की ओर बढ़ी और घोषणा की कि वह उसे वहीं पर हराकर उसे अपना अधीनस्थ बना लेगी। लेकिन जेके ने उसके शक्तिशाली प्रहार और उसके बाद हुए हमलों की झड़ी को आसानी से चकमा दे दिया। फिर भी लीका ने उसे भागने नहीं दिया। देखने वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। उनकी गति अविश्वसनीय थी। अपनी भारी तलवार के बावजूद लाइका के हमले इतने सहज और तेज थे कि मानो कोई प्रयास ही न हो। भाई बहनों के बीच युद्ध देखते हुए भीड़ लाइका के अपनी स्रोत शक्ति पर सटीक नियंत्रण के बारे में बड़बड़ाने लगी, और यह भी कि समय के साथ उसके प्रहार कैसे तेज और शक्तिशाली होते जा रहे थे। वे परिवार की एक प्रमुख शाखा के मुखिया की सच्ची बेटी की शक्ति पर केवल अचंभित ही हो सकते थे। कुछ ने तो यह भी कहा कि लड़ाई का नतीजा पहले से ही स्पष्ट था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि लाइका वह खुद लगातार निराश होती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जेके उसके हर हमले को कैसे चकमा दे रहा था, या उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह बस उसके साथ खिलवाड़ कर रहा हो। रेंजेस, जो दूर से देख रहा था, आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जेके की शांत हरकतों को देखकर उसकी पिछली चिंताएं गायब हो गई। जेके ने तब टिप्पणी की कि ली जो मार्शल आर्ट इस्तेमाल कर रही थी वह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने स्वीकार किया कि उसकी हरकतें किसी भी सामान्य वस्टार स्तर की तुलना में कहीं अधिक तेज थीं। लड़ाको, लेकिन ली चिढ़कर उसे चिल्लाने लगी कि वह बात करना बंद करे और अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करे। जेके ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा कि वह पहले से ही एकाग्र था और इसीलिए वह इतनी आसानी से इतना शक्तिशाली वार कर पाया। उसका मुक्का सीधा लगा और लाइका तुरंत ही जोर से लड़खड़ा गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ी, अपनी तलवार और पेट को दर्द से पकड़े हुए। दर्शक हाँफने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे, यह सोचकर कि जेके लाइका के सभी हमलों से कैसे बच पाया और यह रहस्यमय लड़का कौन है। सचमुच थी। जैसे ही लाइका खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसने पूछा कि उसका कोई भी वार जमीन पर क्यों नहीं आ रहा। दूसरे वस्टार फाइटर्स की तुलना में वह जानती थी कि वह बहुत तेज है, इसलिए तार्किक रूप से जेके को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। जेके ने स्वीकार किया कि वह वाकई उन सभी वस्टार फाइटर से तेज थी जिन्हें उसने अब तक देखा था, लेकिन उसकी नज़र में वह अभी भी सिर्फ वस्टार ही थी। तुम भी वस्टार हो, लाइका ने झल्लाते हुए कहा कि जेके उसकी गति और चाल की बराबरी नहीं कर सकता। इसका एक सीधा सा कारण है, जेके ने जवाब दिया। तुम्हारा सांसें, तुम्हारी आंखों की गति, यहां तक कि तुम्हारी मांसपेशियों का हिलना डुलना भी। मैं सब कुछ पढ़ सकता हूं। इन छोटी छोटी बातों को देखकर मैं तुम्हारे अगले कदम का अनुमान लगा सकता हूं। यह सब अनुभव पर आधारित है। मुझे मत हंसाओ, लाइका चिल्लाया और उस पर एक और तेज वार किया, लेकिन जेके ने फिर से आसानी से चकमा दे दिया, यह कहते हुए कि जैसे उसने कुछ पल पहले कहा था वह उसकी हर हरकत देख और पढ़ सकता है। अगले ही पल उसने एक और जोरदार वार किया जिससे लाइका जोर से दीवार से टकरा गया। दर्शक सदमे में चिल्लाए और पूछा कि क्या लाइका सचमुच हार गई है। मास्टर जेके, यह तो अद्भुत था, आपने मास्टर ली को हरा दिया, रंगस उत्साह में चिल्लाया। लेकिन जेके ने शांति से कहा कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी लड़ाई समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही धूल साफ हुई, लाइका एक बार फिर खड़ी हो गई, चोटे लेकिन विद्रोही। जेके ने देखा कि उसने अपनी स्रोत शक्ति को अपने मूल में केंद्रित कर लिया था, जिससे वह बिना गंभीर क्षति के उसके हमले को सहन कर सकी। वह थोड़ा मुस्कुराया और स्वीकार किया कि लाइका वास्तव में एक असाधारण लड़की थी। बस मास्टर ली, रंगस ने विनती की, लेकिन जेके ने उसे पीछे हटने को कहा और चेतावनी दी कि वह अगली बार उनकी बातचीत में पकड़ा जा सकता है। तभी जेके ने लाइका से आभा का एक तीव्र प्रवाह देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अभी अभी 2 सितारा स्तर पर पहुंची है। दर्शकों ने भी इसे देखा। वे गलत नहीं हो सकते थे। उसके शरीर पर चमकता निशान इस बात का प्रमाण था कि वह सचमुच एक सफ़ेद आभा वाली 2 सितारा बन गई थी।
दो सितारा स्तर एक ऐसा चरण था जहां कोई अपनी मार्शल आर्ट में भी शक्ति का स्रोत प्रवाहित कर सकता था, यहां तक कि एक लाइका के रूप में अपने शरीर के बाहर इसे प्रकट करते हुए जेके को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसकी वजह से उसने उम्मीद से पहले 2 सितारा स्तर हासिल कर लिया। लेकिन इस वजह से उसने घोषणा की, अब तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। अपनी आभा को प्रज्वलित करते हुए वह जेके की ओर बढ़ी, उसकी विशाल तलवार दीप्तिमान शक्ति से घिरी हुई थी। जेके केवल हंसा, वह सचमुच रोमांचित लग रहा था। तुम सचमुच बेहतर हो गए हो, उसने उत्साह से कहा, एक और तेज वार को टालते हुए। अब तुम्हारी गति अविश्वसनीय है। लेकिन उसके गाल पर चुभन महसूस होने पर उसका हाव भाव अचानक बदल गया, एक हल्का सा घा। मुझे पता है कि मैंने उस हमले को चकमा दे दिया, जेके ने मन ही मन सोचा। लाइका मुस्कुराई और पूछा कि क्या वह आखिरकार उनकी ताकत में अंतर देख पा रहा है। यही मेरी असली क्षमता है, उसने गर्व से कहा। अब जब मैं पूरे 2 स्टार बन गई हूं और अपना आभामंडल प्राप्त कर लिया है, तो मैं तुम्हें ग्रेट स्वॉर्ड तकनीक के तहत सत्य की असली शक्ति दिखाऊंगी। ओह, फिर मुझे एक ऐसी मार्शल आर्ट देखने को मिलेगी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, जेके ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए यह सब कुछ बदल रहा था, उनकी लड़ाई का सबसे रोमांचक और आनंददायक पल। लाइका ने अचानक बिजली की ग्रेट स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। बिजली चमकी, उसकी तलवार चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी ऊर्जा से चटक रही थी और वह आगे बढ़ रही थी। जेके तुरंत बिजली के तूफान में घिर गया, जिससे उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा और वह चिल्लाया, रारुको, यह कैसी तकनीक थी? तुम बिजली को इस तरह कैसे नियंत्रित कर सकते हो? क्या यह एक मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? लाइका मुस्कुराई और अपनी तलवार को आगे बढ़ाया। जमीन पर गिरते ही उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। तुम हैरान लग रही हो, उसने शांति से कहा और एक और चाल चलने का इशारा किया। बिजली का जाल। जमीन से चिंगारियां फूटी। बिजली का एक चमकता हुआ जाल बना जो जेके की ओर बढ़ा, लेकिन वह बाल बाल बच गया। जमीन पर उतरते ही उसने मन ही मन बुदबुदाया, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है, अब उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। इस रफ्तार से यह लड़ाई आसान नहीं होगी। दर्शक विस्मय में बुदबुदा रहे थे, अपना आश्चर्य छिपा नहीं पा रहे थे। जब से ली ने 2 सितारा स्तर तक पहुंचते पहुंचते युद्ध का रुख पूरी तरह पलट गया था। रंगस, जो उत्सुकता से देख रहा था, चिंता करने लगा। जेके ने देखा कि लाइका की हरकतें सरल थीं, उसकी एक सितारा रूप की तुलना में कुछ भी नया नहीं था, लेकिन अब उसके ब्लेड का हर वार कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसकी बिजली जैसी महान तलवार तकनीक शक्ति से भरपूर थी। उसका आभामंडल हर वार को और भी बढ़ा रहा था। जेके को और भी ज्यादा हैरानी उसकी गति की थी। लाइका उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज चल रही थी और उसकी बिजली अजीब तरह से रहस्यमय लग रही थी। फिर भी वह आश्वस्त था। भले ही वह खुद को गरज के आवरण में छिपा ले, उसे यकीन था कि वह उसका मुकाबला कर सकता है। फिर भी जिज्ञासा उसके मन में थी। यह कैसी शक्ति थी? वह किस तरह की बिजली को नियंत्रित कर सकती थी? उसके लगातार हमलों से बचते हुए उसने उसकी हर हरकत का अध्ययन किया, उसके आभामंडल और उसकी लय का विश्लेषण किया। लीका ने जेके की शांत मुस्कान को देखा, जो उसके हमलों से बचता हुआ नाच रहा था। भौहें चढ़ा ली, फिर भी मुस्कुराई। तुम द्वंद्व युद्ध में किसी के लिए बहुत शांत दिख रहे हो, उसने व्यंग्य किया। देखते हैं यह कब तक चलता है। वह एक बार फिर आगे बढ़ी। उसकी तेज गड़गड़ाहट के साथ चमकती हुई तलवार ने खुद को सुनहरी बिजली में लपेट लिया। लेकिन फिर से जेके आखिरी क्षण में बच निकला। वह बिजली जितनी तेज है, उसने सोचा, लेकिन लीका ने अपनी तलवार बीच में ही घुमा दी। इस बार वार सही लगा, जिससे जेके एक शक्तिशाली शॉक वेव के साथ पीछे की ओर उड़ गया, जिससे मैदान में धूल और मलबा बिखर गया। रेंजेस घबराकर जेके की ओर दौड़ा, लेकिन एक दर्शक ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। इस बीच जेके खड़ा रहा। उठकर उसके कपड़े झुलस गए, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अड़िग रही। लाइका ने फिर से हमला किया। एक और बिजली चमकी, उसे सीधे वार किया। फिर भी जेके अभी भी खड़ा था। वह अभी तक कैसे खड़ा है? लाइका बुदबुदाई, उसकी भौहें अविश्वास से सिकुड़ गईं। रंगस उनकी ओर दौड़ा और चिल्लाया, मास्टर लाइका, रुक जाओ। बस बहुत हो गया, हम तुम्हारी ताकत पहले ही देख चुके हैं। लेकिन लाइका ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या तुम नहीं समझते रंगस?
बीच युद्ध में रुकना जेके का अपमान होता। हताश होकर रंगस मुड़ा। जेके ने विनती की, कृपया गुरु जेके, आत्मसमर्पण कर दीजिए। बस बहुत हो गया। लीका हंसा। वह सही कह रहा है। आपकी हालत को देखते हुए आत्मसमर्पण करना ही समझदारी होगी। अगर आप घुटने टेक कर मेरे प्रति वफादारी की शपथ ले तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन जेके बस चुपचाप मुस्कुराया। ली की आंखें सख्त हो गई। एक नाजायज संतान होने के बावजूद आप सचमुच एक गौरवशाली लरगौन हैं, उसने थोड़े से उपहास के भाव से कहा। उसने अपनी विशाल तलवार ऊंची उठाई। उसकी आभा उमड़ रही थी। अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। बिजली गरज उठी। जैसे ही लाइका ने अपनी पहली गुप्त कला स्वर्ग की गड़गड़ाहट का आह्वान किया, आकाश में छा गया। स्वर्ण ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह उतरा जिसने जेके के पैरों तले के पत्थरों को चकनाचूर कर दिया। दैवीय प्रकोप के तूफान में वज्रों ने उसके शरीर पर प्रहार किया। रंगस अपने मित्र के शरीर को सुनहरी बिजली से घिरा हुआ उसके जले हुए शरीर से धुआं उठते देख भय से चीख पड़ा। लाइका ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे माफ करना जेके, लेकिन यह अंत है। लेकिन तभी चटकती हवा में एक आवाज गूंजी। ऐसा है। पल भर में एक चमकदार सुनहरी बिजली की आभा आसमान की ओर फूट पड़ी। लीका की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गई और वह पलटी। नामुमकिन! यह कैसे हो सकता है? बिजली की आभा कैसे होती है? वह हकलाई। जेके शांति से मुस्कुरा रहा था जबकि उसकी त्वचा पर सुनहरी चापें नाच रही थी। तो इसे ही बिजली की आभा कहते हैं, उसने सहजता से कहा। अगर तुम पूछ रहे हो कि मुझे यह कैसे मिली तो सच कहूं तो मुझे नहीं पता। उसका स्वर शांत था लेकिन उसके शब्दों ने भीड़ में हलचल मचा दी। असंभव! लाइका फुसफुसाई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। जेके मुस्कुराया। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर मुझ पर वार करने दिया। मैं तुम्हारी बिजली का अध्ययन करना चाहता था, यह कैसे बहती है, कैसे व्यवहार करती है, और किसी तरह मैंने खुद इसका इस्तेमाल करना सीख लिया। यह बेतुका है। लाइका मन ही मन झिझकी। जेके ने खुद को समझाया कि उसने जानबूझकर लाइका के हमले झेले थे क्योंकि उसकी बिजली उसे आकर्षित कर रही थी। उसके प्रहारों को सहते हुए वह लगातार अपने ड्रैगन किंग की सांस लेने की तकनीक को सक्रिय रखता था। अजीब प्रतिध्वनि, उसकी सांसों और उसकी बिजली के बीच की हलचल ने उसके शरीर में सुनहरी ऊर्जा इकट्ठा कर दी। इससे पहले कि वह समझ पाता, वह खुद बिजली को नियंत्रित कर सकता था। शायद लाइका का शरीर अनोखा है, उसने सोचा, और उसके परिवार की शानदार तलवारबाजी की तकनीक को देखते हुए यह संभव है कि उनके पूरे वंश में बिजली के प्रति यह लगाव हो। जेके आत्मविश्वास से उसकी ओर बढ़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिजली जैसी स्रोत शक्ति इतनी अद्भुत होगी। यह द्वंद्व युद्ध एक बेहतरीन प्रशिक्षण साबित हुआ। मुस्कुराते हुए उसने कहा, धन्यवाद तुम्हारे लिए लिया। मैं खुद 2 सितारा स्तर पर पहुंच गया हूं। उसके चारों ओर सुनहरी बिजली चमक उठी जब उसने घोषणा की, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लाइका दहाड़ी और फिर से हमला किया। उसकी विशाल तलवार शक्ति से चमक रही थी। एक और चकाचौंध कर देने वाला हमला किया, लेकिन जेके ने सहजता से एक तरफ कदम रखा और जवाबी हमले की तैयारी की। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह अचानक एक चमक में गायब हो गया और अखाड़े के दूसरे छोर पर फिर से प्रकट हुआ। अभी क्या हुआ? वह बुदबुदाया। तब उसे एहसास हुआ, जब एक स्रोत की अपार शक्ति प्राप्त करता है, यह शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को मजबूत करता है। इस नई बिजली की आभा ने मेरे शरीर विज्ञान को बदल दिया होगा। मैं अभी भी अपनी गति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। स्टैंड में रंग सवाक था। वह अब उनकी गतिविधियों का अनुसरण नहीं कर सकता था। दोनों लड़ाके सुनहरी रोशनी और गड़गड़ाहट के धुंधले थे। क्या मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं या लाइका ने हाल ही में एक भी हिट नहीं लगाई है? उसने सोचा। निराश होकर लाइका चिल्लाया, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जेके, मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। मैं नहीं कर रहा हूं, जेके ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन मैं मानता हूं कि तुम एक असली खतरा हो। फिर वह आगे बढ़ा और एक जोरदार किक मारी, लेकिन लीका ने अपनी तलवार से उसे रोक दिया और उसकी ताकत उसे पीछे धकेल रही थी। जेके सीधा हुआ, मुस्कुराया। मुझे लगता है कि इसे खत्म करने का समय आ गया है। इसे खत्म करो।
ली ने आंखें सिकोड़ते हुए दोहराया। हाँ, जेके ने उत्तर दिया। मैं कुछ समय से एक नई तकनीक बनाने के बारे में सोच रहा था और यही सही समय लग रहा है। एक नई तकनीक बनाना? उसने अविश्वास से कहा। जेके ने सिर हिलाया। बिल्कुल। वह एक पल के लिए रुकी, फिर बुदबुदाई। क्या मैं इसे पहला रूप कहूं या शायद कोई विशेष रूप? ली ने उलझन में पलकें झपकाईं। क्या उसे उचित युद्ध प्रशिक्षण भी मिला था? किस परिवार से उसने यह सीखा होगा? वह सोच रही थी। उसके विचार घूम रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, जेके एक झटके में उसके पास आ गया। उसके हाथ में बिजली चमक रही थी। ड्रैगन विनाश युद्ध कला, विशेष रूप बिजली का शिखर। वह चिल्लाया। हमले ने उसे सीधे मारा, उसे सुनहरे वज्र के भयंकर तूफान में लपेट लिया। उसका शरीर जोर से कांप उठा। उसकी तलवार उसके हाथ से फिसल गई और वह उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके चारों ओर बिजली अभी भी कड़क रही थी। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। रंगस और बाकी लोग अविश्वास से देखते रहे। जेके जीत गया था। जमीन पर पड़ी ली ने कांपते हुए सांस छोड़ी। कुछ पल बाद उसने खुद को कांपते हुए उठने पर मजबूर किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं हार गई। मुझे परिवार का अगला मुखिया बनना था। मैं हार नहीं सकती, किसी से नहीं, उसने कड़वाहट से सोचा। जेके उसके पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। तुम कमाल की थी, ली। सच में मजबूत, उसने ईमानदारी से कहा। कुछ नया सीखना हमेशा रोमांचक होता है। यह मुकाबला इसके लायक था। गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, अगर यह आखिरी बार हमारी लड़ाई होती तो यह उबाऊ होता। चलो फिर कभी एक और मुकाबला करते हैं। लाइका जम गई। उसके गाल लाल हो गए जैसे ही वह उसके बढ़े हुए हाथ को घूर रही थी। हार के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी की एक हल्की सी झलक थी, शायद गर्व से या शायद पहली बार प्रशंसा के कारण। एक बार फिर जेके ने कहा कि उन्हें जल्द ही एक और मुकाबला करना चाहिए। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ उसने आगे कहा कि वह उनके अगले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लाइका, हालांकि थोड़ी शर्मीली थी, ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और स्वीकार किया कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती और उसने अपनी हार सहर्ष स्वीकार कर ली है। इस बीच कई घंटों बाद एक आयामी दरार के अंदर बाला एल्ड्रागन, ली और जेके के पिता और एल्ड्रागन परिवार के वर्तमान मुखिया अनगिनत अजीब और जंगली राक्षसों से घिरे हुए थे। जैसे ही ये जीव उसकी ओर बढ़े, बालसा की आंखें एक तीव्र प्रकाश से चमकने लगीं, जिससे एक विनाशकारी लहर निकली। आभा और ड्रैगन के दबाव का उसने अपनी तलवार खींचकर तुरंत सभी प्राणियों को वहीं जमा दिया। बालसा ने ड्रैगन विनाश युद्ध कला के प्रथम रूप का आह्वान किया। एक ही झटके में उसके आसपास के सभी राक्षस साफ साफ दो टुकड़ों में बंट गए। जैसे ही उसने अपनी तलवार म्यान में रखी, लर्गॉन परिवार के सैनिक अपने स्वामी के प्रहार से बचे हुए किसी भी राक्षस को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। बालसा दरार से बाहर निकलने की ओर मुड़ा, लेकिन उसके जाने से पहले ही एक सैनिक ने उसे पुकारा और कहा कि उसके पास एक जरूरी रिपोर्ट थी। बालसा चलते चलते रुक गया और पूछा कि बात क्या है। सिपाही ने उसे बताया कि लेडी लाइका 2 सितारा स्तर पर पहुंच गई है। यह सुनकर बालसा बीच रास्ते में ही ठिठक गया। उसकी चमकती आंखें चमक उठीं और उसका जवाब ठंडा और उदासीन था। तो इसमें क्या है? सिपाही, जो साफ तौर पर घबराया हुआ था, ने बताया कि सिर्फ 7 साल की उम्र में 2 सितारा स्तर तक पहुंचना एक असाधारण उपलब्धि थी। उसने आगे कहा कि लाइका की प्रतिभा को देखते हुए ड्रैगन्स नेस्ट से स्नातक होने के बाद वह शायद 4 सितारा स्तर या शायद 5 सितारा स्तर तक पहुंचो। बालसा का जवाब डरावना था। प्रतिभा का कोई मतलब नहीं होता। अगली बार जब तुम मुझे रिपोर्ट करोगे तो मुझे उम्मीद है कि मैं सुन पाऊंगा कि वह हमारे कितने काम आ सकती है। अगर तुम सिर्फ इसी तरह की बेकार की जानकारी लाते हो तो बेहतर होगा कि तुम मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। बालसा के दरार के निकास की ओर बढ़ते ही सिपाही चुप हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर कदम रख पाता, सिपाही ने जल्दी से कहा कि लीका हाल ही में एक स्पैरिंग मैच में हार गई थी। बालसा अचानक रुक गया और अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, भाव अस्पष्ट। क्या वह अपने किसी भाई से हार गई? उसने पूछा। सैनिक ने सिर हिलाया। नहीं गुरु, वह अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति से हारी थी। लॉर्ड जेके से। जेके, बालसा ने धीमी आवाज में दोहराया। उस औरत का बेटा। एक साधारण नौकरानी की यादें ताज़ा हो गईं। जेके की माँ। वह औरत सचमुच युद्ध में निपुण थी
उसने बुदबुदाया। लेकिन लड़के को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह सैनिक की ओर मुड़ा। उसका स्वर तीखा था। बताइए, जेके को किसी को हराने के लिए किसने प्रशिक्षित किया होगा? 2 सितारा साधक। सैनिक जवाब देने से पहले झिझका। कोई नहीं, गुरु। लॉर्ड जेके को कभी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला। उसने लेडी ली को अपनी ताकत और कौशल से ही हराया था। दरअसल वह भी 2 सितारा स्तर तक पहुंच चुका है। समझ गया, बालसा ने सपाट लहजे में कहा। फिर एक बार फिर पीठ फेरते हुए उसने घोषणा की, पहला परीक्षण शुरू करो। सैनिक स्पष्ट रूप से चौंक गया। गुरु बालसा, मेरी दखलंदाजी माफ कीजिए, लेकिन क्या पहले परीक्षण के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है? अभी तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ है जब से छात्रों ने अपना युद्ध प्रशिक्षण शुरू किया है। उनमें से अधिकांश अभी तक 1 सितारा स्तर तक भी नहीं पहुंचे हैं। बादशाह ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे परवाह नहीं है। मृत्यु कोई समय, कोई स्तर, कोई पसंदीदा नहीं चुनती। केवल मजबूत ही जीवित रहने के हकदार हैं। यदि वे पहली परीक्षा नहीं झेल सकते तो स्टार स्तर का कोई मतलब नहीं है। जो असफल होते हैं वे लार्गोन नाम के योग्य नहीं हैं। हाँ गुरु, सैनिक ने जल्दी से उत्तर दिया। लेकिन फिर बालजा ने कहा, इसके अलावा फ्रेया को बुलाओ। उसे तुरंत लौटने के लिए कहो। सैनिक की आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास में। फ्रेया? गुरु, क्या आपका मतलब फ्रेया से है? बालसा ने सिर हिलाया। सचमुच, अगर जेके सिर्फ अपनी ताकत से लाइका को हरा सकता है तो वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। मैं चाहता हूं कि फ्रेया पहले परीक्षण की योजना बनाए और उसकी निगरानी खुद करे, और मैं उम्मीद करता हूं कि वह हर प्रतिभागी का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करे। सैनिक ने गहरा प्रणाम किया। जैसी आपकी आज्ञा गुरु बालसा। बहुत देर में पहली बार बालसा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। कहते हुए उसके चेहरे पर एक दुर्लभ, लगभग गर्मजोशी भरा भाव झलक उठा। धीरे से, वह सबसे दिलचस्प है। अगले दिन ड्रैगन्स नेस्ट में छात्रों ने रंगस के अधीन अपना युद्ध प्रशिक्षण जारी रखा। हालांकि जेके एक तरफ अपनी श्वास तकनीक का अभ्यास कर रहा था। वॉलसिट मुद्रा में बैठकर वह अपने सिर पर एक विशाल शिलाखंड को संतुलित करते हुए दोनों हाथों में डंबल पकड़े हुए था। उसके अटूट ध्यान ने रंगस और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जो चुपचाप उसे देखते रहे। आंखें बंद करके जेके उस तकनीक पर विचार कर रहा था जिसका वे अभ्यास कर रहे थे। हम स्ट्राइक ड्रैगन युद्ध कलाओं का अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि उन्हें याद आया, यह तकनीक मूल रूप से 15वें परिवार के मुखिया द्वारा विकसित की गई थी। हालांकि इसे एक युद्ध कला कहा जाता था, लेकिन वास्तव में यह एक शारीरिक वृद्धि विधि थी। सरल लेकिन अच्छी तरह से निर्मित, जिससे युवा साधक भी इसे समझ सकते थे। रेंजेस ने पुकारा, ठीक, क्या तुम प्रशिक्षण नहीं लेने वाले? जेके ने एक आंख खोली। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब युद्ध प्रशिक्षण है, रेंजेस ने स्पष्ट किया। हम स्ट्राइक ड्रैगन युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। कलाई, मैंने यह पहले ही सीख लिया है, जेके ने लापरवाही से उत्तर दिया। रंगस दंग रह गया। क्या? लेकिन यह हमें आज सुबह ही सिखाया गया था। तुम इसमें पहले से ही कैसे निपुण हो गए? क्योंकि मैं हूं, जेके ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अभी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि तुम्हारी स्रोत शक्ति गलत तरीके से प्रवाहित हो रही है। मेरा क्या? रंगस ने उलझन में पूछा। जेके ने उसके सिर से भारी पत्थर नीचे रखा और रंगस को घूमने के लिए कहा। रंगस की पीठ पर हाथ रखते हुए जेके ने अपनी आभा प्रवाहित की। रंगस के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही हो रहा था। लो, उसने कहा, तुम्हारी आभा इसी तरह घूमनी चाहिए। रंगस कृतज्ञता से उसकी ओर मुड़ा। तुमने स्ट्राइक ड्रैगन युद्ध कला में सचमुच महारत हासिल कर ली है ना? यह तो कमाल की बात है। जेके ने शरारत से भौहें चढ़ाईं। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम किस तरह के दोस्त हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, रंगस ने जल्दी से कहा। बस मेरे पिता के अलावा किसी ने मुझे पहले कभी ऐसा नहीं सिखाया। बस, मैं हर संभव चीज सीखना चाहता हूं। लॉर्ड जेके, आपके पास पहले से ही अपनी मार्शल आर्ट है, जो लेडी ली को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। मुझे बस लगा कि स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट आपके जैसे व्यक्ति के लिए बहुत सरल और उबाऊ हो सकती है। यह उबाऊ नहीं है, जेके ने उत्तर दिया। दरअसल मैं इसकी स्थिरता की प्रशंसा करता हूं। यह मुझे मेरी अपनी ड्रैगन विनाश युद्ध कला की याद दिलाती है। हालांकि मेरे बच्चों को वह तकनीक कभी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि यह बहुत कठिन और जटिल है।
ड्रैगन विनाश युद्ध कला वास्तव में एक जटिल और कठिन तकनीक थी, लेकिन इसमें अपार शक्ति थी। इसके 4 मुख्य रूप थे, और लाइका से युद्ध के दौरान जेके ने 5वां रूप भी बनाया था। इसके अलावा एक रहस्य भी था, उसका अंतिम रूप, एक भयानक और विनाशकारी क्षमता, वही जिसका इस्तेमाल उसने अपने पिछले जन्म में दिव्य ड्रैगन को मारने के लिए किया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसके वंशजों ने समय के साथ उसकी अन्य ड्रैगन तकनीकों को कैसे अपनाया होगा। शायद उन्होंने उनमें कुछ बदलाव किए होंगे। इस विचार ने उसे और भी उत्साहित कर दिया। खैर, उसने कहा, चूंकि मैं पहले ही इसमें पारंगत हो चुका हूं, स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स, मैं अपना शारीरिक प्रशिक्षण जारी रखूंगा। वह मंद मंद मुस्कुराया। हर किसी का तकनीक सीखने का अपना तरीका होता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, रंगस ने अचानक उसका नाम पुकारा। हईक, कृपया मुझे सिखाए। मुझे पता है कि यह एक बेशर्मी भरा अनुरोध है, लेकिन मैं थोड़ा ही सही मजबूत होना चाहता हूं। जेके ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रंगस ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। रुको, क्या तुम सच में मुझे सिखाओगे? बिल्कुल, जेके ने जवाब दिया। तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? तुमने ही पूछा था। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगे, रंगस ने झेंपते हुए कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जेके ने कहा, और मुझे पता है कि तुम सिखाने लायक हो। तभी ली उनके पास आई। झिझकते हुए भी उसने कहा, हुईक, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे भी सिखाओ। रंगस चौंक कर उसकी ओर मुड़ा। तुम भी, लेडी ली? कोई समस्या है क्या? उसने शांति से पूछा। सच कहूं तो मैं सोचता था कि मेरी उम्र का कोई भी नहीं सिखा सकता। मुझे हरा दो। एल रागोन परिवार का अगला मुखिया बनने के दावेदार के रूप में मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन कल के मुकाबले ने मेरे घमंड को चकनाचूर कर दिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुमने बिजली की आभा का इस्तेमाल कैसे किया, या तुम इसे मुझसे भी बेहतर कैसे इस्तेमाल करते हो। जेके ने आह भरी। तो अब यह मेरी गलती है, उसने आधे मजाक में दृढ़ता से बुदबुदाया। लीका ने आगे कहा, मैं और मजबूत बनना चाहता हूं, इतना मजबूत कि अपने बड़े भाइयों और तुम्हें भी हरा सकूं। जेके, प्लीज मुझे सिखाओ। जेके गिर गया। एक पल के लिए चुप। जेके के तुरंत जवाब न देने पर गहरी सोच में डूबी ली ने पूछा कि क्या उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वह भी एलरागन परिवार का अगला मुखिया बनने का दावेदार था। रंगस उसकी बात से सहमत था, यह समझते हुए कि जेके भले ही एक नाजायज संतान था, बालसा एलरागन अभी भी उसका पिता था, जिसने तकनीकी रूप से जेके को उत्तराधिकारियों में से एक बना दिया, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। जेके ने शांति से उत्तर दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन असली सवाल यह था कि क्या लीका का शरीर प्रशिक्षण के लिए अच्छी स्थिति में। उन्होंने कहा कि उनके मैच में जो कुछ उन्होंने देखा, उसके अनुसार उनकी चोटों को ठीक होने में सामान्यतः कम से कम 1 महीना लगेगा। लाइका ने अपना सिर हिलाया और कहा कि उसने पहले ही एक उपचार औषधि का उपयोग कर लिया है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेके और रंगस ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाते हुए एक दूसरे से बात की। जेके ने पूछा कि क्या उस दवा का वाकई इतना बेतुका असर है, लेकिन रंगस ने जवाब दिया कि अगर जेके प्रवेश परीक्षा के दौरान दी गई मूल औषधि की बात कर रहा था, तो वह निश्चित रूप से इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उसे ठीक किया जा सके। लाइका के जख्म इतनी जल्दी कैसे भर गए? क्योंकि वह परिवार के मुखिया की बेटी थी, इसलिए उसने जरूर कोई ज्यादा तेज औषधि इस्तेमाल की होगी। जेके ने आश्चर्य से आह भरी और बुदबुदाया कि यह दौर वाकई कुछ और ही था। लाइका ने सिर हिलाया और माना कि औषधि के बिना वह कम से कम 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रहती। लेकिन अब सबसे जरूरी बात थी उसका अनुरोध। क्या जेके उसे भी प्रशिक्षित करने के लिए राजी होगा? वह जानती थी कि उसे भी प्रशिक्षण की जरूरत है, लेकिन वह उसके मार्गदर्शन में और मजबूत बनना चाहती थी। जेके बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। झिझकते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने महत्वाकांक्षी युवाओं को कभी मना नहीं किया। ली और रंगस दोनों उसके जवाब से हैरान थे। ली ने बताया कि वह भी उनकी तरह युवा है, जबकि रंगस ने कहा कि वे लगभग एक ही उम्र के हैं। जेके ने हंसते हुए सहमति जताई। फिर चिढ़ाते हुए जेके ने पूछा कि क्या वह सचमुच उसे अपना प्रशिक्षक बनाने के बारे में निश्चित है। आखिरकार उसने ही उसे हराया था। लीका ने दृढ़ता से जवाब दिया कि उसे इसकी परवाह नहीं है।
अगर वह अगली प्रमुख बनना चाहती थी तो उसके पास इतनी लापरवाही बरतने की छूट नहीं थी। लारागोन परिवार, उसे चाहे जो भी करना पड़े, मजबूत बनना ही था। जेके को याद आया कि कैसे पहली मुलाकात में उसने परिवार की मुखिया बनने के अपने सपने का जिक्र किया था। उसने पूछा कि वह इस लक्ष्य के प्रति इतनी जुनूनी क्यों लग रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के लाइका ने जवाब दिया कि अगर वह परिवार की मुखिया नहीं बन पाई तो उसका इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक शादी के लिए किया जाएगा। उसने कड़वाहट से कहा कि सबसे अच्छी स्थिति में शायद उसे अपने किसी चचेरे भाई से शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन सबसे बुरी स्थिति तो ऐसे आदमी से शादी करने की होगी जिसे वह जानती तक नहीं। जेके के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था जब उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है। लाइका ने कहा कि यह स्वाभाविक था, खासकर परिवार की 4 शाखाओं में लर्गोन वंश कितना मूल्यवान था। उनकी स्रोत शक्ति विशेष थी, इसका अनगिनत तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता था। इसीलिए परिवार अपने वंश को शुद्ध रखने के लिए जुनूनी था। जेके से अचानक निकलने वाली भयानक आभा को महसूस करते हुए रेंजेस कांप उठा। उसकी आवाज़ ठंडी और तीखी हो गई जब उसने कहा कि लर्गोन परिवार ने सचमुच ऐसा करना शुरू कर दिया है। ऐसी घिनौनी बातें। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा कि वह ऐसी गंदी और निरर्थक परंपराओं को नष्ट कर देगा। लेकिन इससे पहले कि माहौल और बिगड़ता, कई प्रशिक्षक आ गए और तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लाइका आश्चर्य से पलकें झपकाते हुए सोच रहा था कि वे क्यों आए हैं, जबकि जेके बुदबुदाया कि इससे बुरा समय नहीं हो सकता। उसे चिंता थी कि कहीं उन्होंने उसकी बात सुन न ली हो। तभी उनके पीछे से लाल बालों वाली एक महिला प्रकट हुई। एक प्रशिक्षक आगे बढ़ा और घोषणा की कि आज से उनके पास एक नया प्रशिक्षक होगा। यह व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों न हो, उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाने के लिए समय निकाला था, इसलिए उन्हें आभारी होना चाहिए। जैसे ही लाल बालों वाली महिला पास आई, उसने लीका की ओर हाथ बढ़ाया और पूछा कि क्या वह लेडी ली है। खतरे की लहर महसूस करते हुए ली सहज ही पीछे की ओर कूद गई। जेके ने सुरक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाया, जबकि रंगस ने डर के मारे उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बालों वाली महिला ने मंद मंद मुस्कान के साथ लीका की तीखी प्रतिक्रिया की प्रशंसा की और यह कहते हुए कि उसकी आभा बिल्कुल भी खराब नहीं थी। जेके ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसे अब तक उसकी उपस्थिति का आभास भी नहीं हुआ था। रंगस ने घबराकर पूछा कि वह कौन है। प्रशिक्षक ने फिर उसका परिचय लेडी फ्रेया के रूप में कराया। ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स की फ्रेया फ्विंकेक। फ्रेया ने एक विनम्र मुस्कान दी और सभी का अभिवादन करते हुए कहा कि वह उन सभी से मिलकर खुश है। फिर उसने सीधे जेके की ओर देखा और पूछा कि क्या वह लॉर्ड जेके है। जब उसने इसकी पुष्टि की तो उसने पूछा कि क्या वह उसके अचानक प्रकट होने से हैरान नहीं हुआ। जेके ने शांति से उत्तर दिया। उसने जो कुछ भी किया वह आश्चर्यजनक नहीं था। फ्रेया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई क्योंकि जेके की आंखें हल्की सी चमकने लगीं और उसने टिप्पणी की कि उसकी चुपके की तकनीक काफी दिलचस्प थी। फ्रेया को तुरंत समझ आ गया कि परिवार के मुखिया लारागोन को भी इस लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। इस बीच जेके ने उसकी गतिविधियों का विश्लेषण किया। उसने देखा कि उसकी सोच शक्ति उसके निचले शरीर में केंद्रित थी, एक ऐसे प्रवाह पैटर्न का अनुसरण कर रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। शायद इसीलिए उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही उसकी आंखों में उत्साह की एक चिंगारी चमकी, उसे आश्चर्य हुआ कि वह किस तरह की मार्शल आर्ट इस्तेमाल करती है। फिर फ्रेया ने कक्षा की कमान संभाली। उसने पुष्टि की कि वह उनकी नई प्रशिक्षक होगी। छात्र अविश्वास में आपस में कानाफूसी करने लगे। लेडी फ्रेया, टेम्पेस्ट विंड, परिवार की सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक मानी जाती थी। दूसरे प्रशिक्षक ने पुष्टि की कि फ्रेया ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स के तहत एक 6 सितारा प्रैक्टिशनर थी। यह कुलीन इकाई सीधे परिवार के मुखिया के अधीन काम करती थी। छात्र विस्मय में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पद का कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा। उनकी अकादमी में पढ़ाने आओ। फ्रेया मंद मंद मुस्कुराई और कहा कि वह उन्हें जरूर प्रशिक्षित करेगी, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें एक साधारण परीक्षा पास करनी होगी। छात्र उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उसने उन्हें चिंता न करने को कहा। परीक्षा सरल थी। उन्हें बस उसके हाथ में पकड़े हुए क्रिस्टल जैसा क्रिस्टल लाना था और जहर वाले ड्रैगन पर्वत के अंदर पूरे 1 महीने तक जीवित रहना था। रंगस नाम सुनते ही पीला पड़ गया, जबकि जेके को पुरानी यादें ताज़ा हो गईं।
उसने बताया कि जहर वाले ड्रैगन पर्वत पर अनगिनत जहरीले जीव रहते हैं। ब्रश करने पर भी एक पत्ते के खिलाफ एक साधारण इंसान को तुरंत मार सकता था। यह एक खतरे से भरा क्षेत्र था। जेके को याद आया कि कैसे अपने पिछले जन्म में उसने अक्सर उस जगह को अपने निजी प्रशिक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया था। फिर भी उसे लगा कि यह परीक्षा युवा छात्रों के लिए बहुत क्रूर हो सकती है। फ्रेया ने नियम समझाए। प्रत्येक छात्र को एक क्रिस्टल ओर्ब मिलेगा। अगर उनका ओर्ब टूट जाता या खो जाता तो उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता। जब किसी ने घबराहट में पूछा कि अयोग्य घोषित लोगों का क्या होगा, तो फ्रेया ने साफ जवाब दिया, उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ड्रैगन का घोंसला। उसने आगे कहा कि उन्हें जहर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वे ड्रैगन की सांस लेने की तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वे ठीक रहेंगे। जब तक वे अपने नेत्रगोलक को थामे रहेंगे और अपनी सांसों पर नियंत्रण रखेंगे, वे बच सकते हैं। ली ने बताया कि जहरीले पौधों के अलावा वहां राक्षस भी थे। फ्रेया की आंखें तेज हो गईं जब उसने कहा कि उन्हें उन राक्षसों को खुद ही हराना होगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वे भोजन प्राप्त कर सकते थे। शिकार किए बिना वे कुछ दिन भी नहीं टिकेंगे। छात्र भयभीत थे। रेटिन बुदबुदाया कि यह असंभव है। कई लोगों को संदेह था कि क्या उनकी बुनियादी युद्ध तकनीक स्ट्राइक ड्रैगन वहां रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचा भी पाएगी। फ्रेया ने मुस्कुराते हुए उन्हें घबराने से मना किया। उनके पास तैयारी के लिए 5 दिन थे। उस दौरान वे लैरागन परिवार के अभिलेखागार से कोई एक बुनियादी हथियार कला चुन सकते थे। अगर वे उसमें महारत हासिल कर लेते तो उनके बचने की संभावना बढ़ जाती। लेकिन अगर वे 5 दिनों के भीतर इसे नहीं सीख पाते तो वह इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। पहाड़ में जो कुछ भी हुआ, एक छात्र ने डरते हुए पूछा कि क्या फ्रेया उनकी मदद करेगी अगर हालात बहुत खतरनाक हो जाए। फ्रेया ने मंद मंद हंसते हुए कहा, तुम ड्रैगन्स नेस्ट में हो, एरगॉन परिवार की धरती पर। यहाँ कमजोर लोग टिकते नहीं, सिर्फ ताकतवर ही बचते हैं। अगर तुम अकेले कुछ राक्षसों को नहीं हरा सकते तो उनके बगल में जहर की चादर में चैन से सो जाओ। छात्र डर के मारे कांप रहे थे। उनके चेहरों से पसीना टपक रहा था। रंगस की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि लाइका गहरी सोच में डूबा हुआ चुप रहा। जेके ने मन ही मन भौहें चढ़ाई, यह सोचते हुए कि क्या यह अब भी वही लैरागन परिवार है जिसे वह पहले जानता था। यह उस समय से बहुत अलग लग रहा था जब वह परिवार का मुखिया था। फ्रेया ने तब कहा कि अभी के लिए बस इतना ही। उसने हर तरह के हथियार के लिए मार्शल आर्ट की किताबें बांटनी शुरू कर दी और उन्हें आगे आकर अपनी पसंद की तकनीक चुनने को कहा। जैसे ही छात्रों की भीड़ उमड़ी, रंगस झिझक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चुने। जेके ने उसे भाला तकनीक सीखने की सलाह दी और उसे याद दिलाया कि वह प्रवेश परीक्षा के दौरान भाले का इस्तेमाल किया। रंगस तुरंत मान गया और उसे धन्यवाद दिया। लाइका ने कहा कि वह एक बेहतरीन तलवार की तकनीक चुनेगी क्योंकि उसे पहले से ही बिजली जैसी महान तलवार के मूल रूप पता थे। लेकिन जेके ने उसे रोक दिया और सुझाव दिया कि वह कुल्हाड़ी कला आजमाए। लाइका ने पूछा क्यों, और जेके ने बताया कि इससे उसकी मौजूदा कमजोरियों को दूर करने में मदद मिलेगी। चूंकि जेके ने ही यह सुझाव दिया था, इसलिए उसने बहस नहीं की और उसकी बातों पर भरोसा करते हुए चुपचाप सिर हिला दिया। फिर फ्रेया ने पूछा कि क्या सभी ने अपनी किताबें चुन ली हैं। जब उन्होंने पुष्टि की, उसने उन्हें बचे हुए 5 दिनों का सदुपयोग करने को कहा। उनका जीवित रहना पूरी तरह से उन तकनीकों में महारत हासिल करने पर निर्भर था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो जहर के अजगर पर्वत पर उनकी दयनीय मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही वह जाने वाली थी, फ्रेया को अचानक कुछ याद आया और वह पीछे मुड़ी। उसने उन्हें चेतावनी दी कि परीक्षा के दौरान उनके सीनियर उनके क्रिस्टल ऑब्स चुराने की कोशिश करेंगे। रंगस दंग रह गया और उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है। फ्रेया ने बताया कि उनका 10 साल का सीनियर ग्रुप भी यही परीक्षा देगा। परीक्षा, लेकिन उनका काम छोटे बैच से ऑर्ब्स ढूंढकर चुराना था। उसने आगे बताया कि छोटे छात्रों की संख्या सीनियर से ज्यादा है और चूंकि जहरीले ड्रैगन का पहाड़ विशाल था, इसलिए वे भाग्यशाली हो सकते हैं और टकराव से बच सकते हैं। फिर भी उनके सीनियर्स उन्हें ढूंढने और उन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। यह कहकर फ्रेया मुड़ी और चली गई। रंगस डरा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था जब उसने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें न केवल जहरीले राक्षसों से निपटना था, बल्कि
उच्च वर्ग के लोग उनका शिकार कर रहे थे। लाइका ने भौहें चढ़ाईं और कहा कि हर उच्च वर्ग का आदमी कम से कम एक स्टार लेवल या उससे ऊपर का था। अगर वे उस पर हमला कर दे तो वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी और उनके ज्यादातर सहपाठी भी शायद जिंदा नहीं बचेंगे। जेके ने सिर हिलाया और कहा कि उसकी बात सही थी। अगर लाइका अकेले नहीं लड़ सकती तो उसे 2 या 3 लोगों का समूह बनाना चाहिए। आखिरकार सहयोग वर्जित नहीं था। वे राक्षसों का शिकार करने और वरिष्ठों से बचाव करने में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। जब रंगस ने जेके की योजना के बारे में पूछा तो जेके ने उसने कहा कि वह अकेले जाकर परीक्षा का आनंद लेना चाहता है। लाइका ने आह भरी और स्वीकार किया कि किसी तरह यह बात उसे बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले जेके ने सुझाव दिया कि वे पहले खाना खा ले। जैसे ही वे चले गए, लाइका ने रंगस की ओर देखा और पूछा कि क्या उसे जेके कभी कभी थोड़ा अजीब नहीं लगता। रंगस ने कंधे उचकाए और कहा, हाँ, कभी कभी। 5 दिन बाद छात्र जहर वाले ड्रैगन पर्वत के सामने इकट्ठा हुए। उनके मन में डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। फ्रेया उनके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और उसने घोषणा की कि परीक्षा शुरू करने के लिए मौसम बिल्कुल सही है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें ताकि आप इस महाकाव्य डोरी में हमारा अगला अपडेट मिस न करें।